रात रात की जो खपत है या रात का जो पहर है वो मेरे लिए या मुझ जैसे लोगों के लिए ज़्यादा मुफीद है। आने वाले 3 महीनों में सीट बेल्ट बाँध लीजिए और अब ज़्यादा मेहनत करेंगे। लगभग 6 महीने मेंस के लिए चले गए पूरी तरीके से और वो युद्ध की तरह था। टीम मेंबर्स कहते थे क्या पागलों की जैसे युद्ध युद्ध करता रहता है और बाकी लोग भी बोलते ही रहे होंगे। अभी जब डाला प्रूफ़ के सहित तो वो तो अपने प्रयास का बहुत छोटा-सा हिस्सा था। बुकलेट तो बहुत छोटा-सा हिस्सा था, वो तो बस रिसर्च का जो परिणाम था उसके हिसाब से क्वेश्चन आंसर 50-60 दे दिए थे। वो भी लोगों को कुछ लोगों को नागवार गुज़रा क्योंकि कुछ लोग ग्रेटफुल नहीं होते हैं, ग्रैटिट्यूड नहीं होता है। उनको वो वीडियो भी नहीं देखते। उन्होंने देखा भी नहीं होगा कि ये कीवर्ड्स खाली मैच करवा रहा है या बेचारा सीधा-सीधा क्वेश्चन ही उसने फ्रेम किया है ऐसा। उन्होंने जाना भी नहीं होगा कि इसने 90 लेक्चर्स लिए। 6 महीनों में लगभग 90 लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स और रिकॉर्डेड लेक्चर मिला करके हमने मेंस के लिए लिए। लगभग 95 कंटेंट दिए कॉम्प्रिहेंसिव, ढेर सारे रिसर्च, 12-14 लोग लगे थे। तो ये दिखाता है कि इस लेवल का प्रयास किया और जिनको फ़ायदा हो रहा है वो तो ओवरवेल्म्ड हैं। आने वाली पीढ़ियाँ साल 2 साल तक जो भी लोग इससे लाभान्वित होंगे, वो तो होंगे ही और देखते हैं और इससे बेहतर क्या कर सकते हैं। अभी मेंस की जो नई बैच है उसको शुरुआत करने में समय है, लेकिन रिसर्च तो हम कर ही सकते हैं, तो बैकएंड में वो चलता रहेगा। आप लोग उसका तनाव मत लो। रही बात प्रीलिम की, तो प्रीलिम में जो स्टूडेंट्स हैं वो 3 तरह के हैं। पहले तो वो जो आरओ और पीसीएस दोनों दे रहे हैं। जो आरओ दे रहे हैं उनके लिए समय बहुत कम है और उनके साथ मैं पहले तो क्षमा चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सका, बट सौतेला व्यवहार जानबूझ के नहीं हुआ। अब जैसे टीम के कुछ लोग पढ़ा रहे थे, जैसे विजय सर हैं। अब हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाते थे, यूपीएससी को पढ़ाते थे, लगा था कि बहुत शानदार पढ़ाएँगे, पढ़ाते भी अच्छा हैं, लेकिन उनका अप्रोच ऑप्शनल वाला वो बदल नहीं पाया पूरी तरीके से जैसे प्रीलिम में क्वेश्चन्स आते हैं। तो आपको नॉलेज तो मिल जाएगा लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और साइंस वगैरह चलता रहा, पॉलिटी की पुराने लेक्चर्स अपलोड किए थे। लेकिन अब इसको हम अ, नए तरीके से रीऑर्गनाइज़ करेंगे, नए तरीके से रीस्टार्ट करेंगे। मेरे दिमाग में, मेरे ज़हन में 2-3 बातें ध्यान में आ रही हैं। पहला ये कि यूपीएससी का जब प्रीलिम होता था, आई नेवर वेंट ऑन लीव जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूपीएससी प्रीलिम और अधिकतर लोग भी प्रीलिम के लिए कुछ छुट्टी ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा डेडिकेशन उनको चाहिए नहीं होता है। तो प्रीलिम बहुत बड़ा मसला होता नहीं है, ख़ासकर तब जब आपकी समझ, नॉलेज और स्मार्टनेस बेहतर हो। ठीक? मेंस में रिगोरस प्रैक्टिस चाहिए, समय बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, इसलिए वो मामला थोड़ा-सा ट्रिकी हो जाता है। प्रीलिम में 3-4 चीज़ें जो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, वो है करंट अफ़ेयर, आपकी स्मार्टनेस, गेस वर्क जिसको मैं लॉजिकल गेसिंग कहता हूँ, जो बहुत साइंटिफिक है। दुनिया कुछ भी कहे, कैसे भी कहे, सबको फ़ायदा होता है किसी न किसी स्तर पर। उपयोग करते आना चाहिए, उसको फिर से करेंगे। तो करंट अफ़ेयर, लॉजिकल गेसिंग और जो कंटेंट है पीवाईक्यू के साथ-साथ थीम को प्रेडिक्ट कर पाना, यानी कि जो भी प्रश्न पूछे गए हैं पास्ट में, उसके आधार पर जो थीम आप बना पा रहे हैं, प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, उस आधार पर नए प्रश्नों की प्रकृति कैसी होगी, उसको समझ पाना। 2024 में यूपी पीसीएस ने पैटर्न चेंज किया। पैटर्न चेंज करने की वजह से करंट अफेयर अनप्रेसिडेंटेड था। क्वेश्चंस में भी फैक्ट जो थे वो बहुत ही बकवास फैक्ट थे। जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे वो भी बहुत ट्रिकी थे। तो इट वाज़ अ मिक्सचर ऑफ ट्रिकी एंड टफ क्वेश्चन। तो ये टफ भी थोड़ा-सा था, मॉडरेट टू टफ था और ट्रिकी भी था। यानी किसी का हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं कि ज्ञान की बदौलत ही कोई इस प्रीलिम को पास कर सकता था। तो जिन लोगों ने भी प्रीलिम फेल किया है, वो अपने आप को बहुत दुखी और अभागा ना महसूस करें, क्योंकि उनकी अज्ञानता इसका कारण नहीं थी। सीटें लिमिटेड होती हैं, 1000 सीटें या जितनी भी सीटें रही हों, तो सीटें लिमिटेड होती हैं और अंत में आप कितना भी पढ़ लो, अगर पेपर ट्रिकी आ गया तो आपका दिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। लेकिन कर क्या सकते हैं? कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। आपके हाथ में क्या है? अंत में वही है जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। नियति के साथ तो आप तालमेल हमेशा नहीं बैठा सकते ना। आप तालमेल जो है वो वर्तमान के साथ बैठा सकते हैं। तालमेल आप ऊर्जा और जो भी आपकी योजनाएँ हैं उनके साथ बैठा सकते हैं। तो जो हमें काम करना है वो ये है कि हम रोज़ लगभग 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे स्टैटिक में और ये 50 प्रश्न टॉपिक वाइज और सिलेबस वाइज स्टैटिक के क्वेश्चंस होंगे। प्लस इसके अलावा रोज़ मैं 2 न्यूज़पेपर 3 न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। एक टीम मेंबर है हमारी मुस्कान मैडम, उन्होंने 2 यूपीएससी का मेंस दिया हुआ है, स्टेट का भी संभवतः एक दिया है। स्टेट का नहीं दिया, माफ़ करना उन्होंने। तो उनको करंट अफ़ेयर की समझ ठीक थी, उनसे कुछ क्वेश्चन फ्रेम करवा रहा था। तो मैं भी क्वेश्चन फ्रेम करूँगा करंट का, जैसे मैंने 2-3 अखबार पढ़ा, 5-6 क्वेश्चन मैंने फ्रेम कर दिया। उनको बोलूँगा फिर कि जो कुछ भी चल रहा है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, तो 2, 4, 5 क्वेश्चन वो भी प्रोवाइड कर दें। तो 10 क्वेश्चन के आसपास बहुत ही प्रेडिक्टेबल जो करंट अफ़ेयर होंगे, वो आपको उपलब्ध कराए जाएँगे। करंट अफ़ेयर के भी लेक्चर्स होंगे और स्टैटिक के भी लेक्चर होंगे। ये मान के चलिए कि अगले 30 दिनों में
माफ़ करना, अगले 90 दिनों में, जो 90 दिन हमारे पास बचे हुए हैं, 3 महीने बचे हुए हैं, इसमें एक 70 लेक्चर्स करने की कोशिश रहेगी। और इन 70 लेक्चर में 65 से 70 लेक्चर्स में मोस्टली हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। वो कोई भी विषय हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। टेस्ट भी होंगे, पर्याप्त क्वेश्चंस होंगे, पर्याप्त प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। पीवाईक्यू भी होंगे, फ्रेश क्वेश्चंस भी होंगे, थीम वाइज क्वेश्चंस भी होंगे। लॉजिकल गेसिंग के कम से कम 4 से 5 लेक्चर होंगे, क्योंकि एक अनुमान है 4 से 5 से ज़्यादा भी हो सकता है कि 2018 तक, आई थिंक 2018 से 2022 तक, 23 तक हमने लॉजिकल गेसिंग कराया था लास्ट ईयर। वो उपलब्ध है, आपको आज हमने शेयर भी किया है कुछ, बाकी एप्लीकेशन पे उपलब्ध है, तो वो आप देख लीजिए। वो उतना ही साइंटिफिक, उतना ही रिलेवेंट है जितना वो पिछले साल था। किसी पैटर्न बदलने से, किसी प्रकार के क्वेश्चन के तरीकों में बदलाव से लॉजिकल गेसिंग फेल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो तुक्का नहीं है, वो साइंटिफिकली रेशनलिटी के साथ में आपके द्वारा किया गया अपने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन का प्रयोग है। आपके पास कितना बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, कितना स्मार्ट आप हैं, उसी के हिसाब से लॉजिकल गेसिंग काम करेगा। नेट जीआरएफ में भी कुछ स्टूडेंट ने बोला कि उसका बहुत हेल्प मिला। तो लॉजिकल गेसिंग किसी यूपीपीसीएस विशेष के लिए नहीं है, वो यूपीएससी में भी उपयोगी है, यूपीपीसीएस में भी उपयोगी है, और जीआरएफ में भी उपयोगी है उतना ही। तो उसको आप करते रहेंगे, करंट अफेयर करते रहेंगे, स्टैटिक जीएस करेंगे, और पीवाईक्यू और उसके थीम के प्रेडिक्शन पे भी हम काम करेंगे। तो लगभग रोज़ ही क्लास होगा, कभी कभी मुझे अगर जाना पड़ा तो रिकॉर्डेड होगा, या फिर वीकेंड में शनिवार रविवार में और ज़्यादा काम करेंगे। ये हमारी स्ट्रेटजी है, बहुत ज़्यादा इस पे परेशान होने की बात नहीं है। और जो लोग 2025 में प्रीलिम दे रहे हैं, उनके लिए आग्रह है कि चुपचाप प्रीलिम के लिए पूरी तरीके से डिवोटेड हो जाएं, शिफ्ट हो जाएं। अपनी प्रायोरिटी को पहले तय कर लें। अगर उनको सब कुछ नहीं मिलेगा जीवन में, तय कर लीजिए। मुझे भी सब कुछ नहीं मिला, आपको भी नहीं मिलेगा, किसी को सब कुछ नहीं मिलता है। तो अगर आपको आरओ देना है या पीसीएस देना है, तो तय कर लीजिए आपको देना क्या है। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों की नौकरी एकमात्र प्राथमिकता होती है, जैसे तैसे कोई भी नौकरी मिल जाए। कुछ लोगों की करियर प्राथमिकता होती है। तो नौकरी और करियर में अंतर ये है कि, एक सेकंड, अलार्म बज रहा है। तो नौकरी और करियर में अंतर ये है कि आपकी मजबूरी आपको कोई भी नौकरी करवा सकती है, लेकिन आपका पैशन, आपकी जो इच्छा है, वो आपको तब तक संघर्ष करवाती है, तब तक आपको चलाते रहती है, ऊर्जावान रखती है, जब तक कि आपको हासिल नहीं हो जाता जो आपको चाहिए, एम्बिशन आपका पूरा नहीं हो जाता है। तो अगर आपको एक प्रतिष्ठित सर्विस में जाना है, तो मैं कहूँगा आरओ छोड़ दो, या देना है दे दो, जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन फोकस मत करो, चुपचाप यूपीपीसीएस का प्रीलिम दो, उसके बाद में उसका मेंस पढ़ो। अगर 2026 में देना है तो अभी से मेंस पढ़ना शुरू कर दो, इंटीग्रेटेड तरीके से मेंस के साथ साथ प्रीलिम पढ़ो, और उसके बाद में 2026 के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाओ। और इस प्रीलिम को भी देने की ज़रूरत नहीं है, देना होगा दे देना, अटेम्प्ट तो काउंट होता नहीं है। हाँ, जिसको खाली नौकरी चाहिए, कोई ना कोई नौकरी चाहिए, दे दो प्रीलिम आरओ का, कोई तनाव नहीं है। लेकिन अगर नहीं होता है तो अच्छी बात है कि जुलाई में ही फैसला हो जाएगा कि आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं मेंस। तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का कुछ दिन जो बचा रहेगा, खुद को और डिवोटेड, खुद को और एनर्जेटिक महसूस कीजिए। ये सच बात है कि आरओ स्पेसिफिक जो कंटेंट है, या आरओ प्रीलिम के लिए जो योजनाएं हैं, वो हम नहीं बना सके, क्योंकि हमारा जो एक्सपर्टीज़ है टीम का, वो मेंस में ज़्यादा है, वो पीसीएस और यूपीएससी के लिए ज़्यादा है। तो उस लिहाज से आरओ के लिए हो सकता है हम इतने उपयोगी ना साबित हों, बहुत ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ। लेकिन कोशिश रहेगी कि जो बचे हुए दिन हैं जुलाई के, उसमें करंट अफेयर का इतना प्रयास, लॉजिकल गेसिंग का इतना प्रयास हम जरूर करेंगे कि आपको किसी न किसी स्तर तक मदद मिल सके। लेकिन पीसीएस प्रीलिम के पहले यकीन कीजिए, और बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, चाहे मुझे बीमारी की अवस्था में भी पढ़ाना पड़े, जैसे कि मेंस में मैंने किया, बीमार था फिर भी काम चलता रहा, तो पीसीएस प्रीलिम के पहले आपका पूरा सिलेबस खत्म होगा, आपका पूरा कैपेसिटी बिल्डिंग होगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है, वो हो जाएगा। ठीक है, सवाल जवाब बाद में लेंगे। आज पहला दिन है। 2024 का जो पेपर था, उसके कुछ 40-50 प्रश्नों तक मैंने अभी देखा है पिछले 1 घंटे में, और जो 40-50 प्रश्न है शुरुआत में, उनमें से मुझे 10-12 प्रश्न, 14 प्रश्न ऐसे मिले हैं जिनको बिना किसी ज्ञान के 14-15 प्रश्नों को बिना किसी ज्ञान के सीधे-सीधे सॉल्व किया जा सकता था। बहुत आसान प्रश्न जो थे, जिनको ज्ञान की ज़रूरत नहीं थी, समझ की ज़रूरत नहीं थी, उनको छोड़ दिया है, क्योंकि हास्यास्पद हो जाता। लोग कहते हैं, अच्छा इसमें कौन सा गेस लगाना है, ये तो 2+2 4 है। लेकिन जो थोड़े से टेढ़े प्रश्न थे उन्हीं को लिया है, तो ऐसे 10-12 प्रश्न हमने लिए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि 2024 में जब लॉजिकल गेसिंग की शुरुआत की, तो कुछ 5-6 थीम हमने बनाए थे। उन थीम में था कि भाई, अगर कोई 2 स्टेटमेंट सकारात्मक है और आपस में बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, तो वो सामान्यतः सही होते हैं। कोई 2 फैक्ट या 2 बातें जो कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, परस्पर विरोधी हैं, वो सामान्यतः एक सही होता है, एक बिल्कुल गलत होता है, यानी उनमें से कोई एक ही सही हो सकता है। ऐसे ही कुछ ऐसी चीज़ें थी, जैसे कि एक थी क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी मतलब कि कालक्रम, पहले कौन आ सकता है, उसके बाद कौन आ सकता है, उसके बाद कौन आ सकता है। ठीक है, अंडा मुर्गी जैसा उसमें कन्फ्यूजन नहीं था। उसमें कन्फ्यूजन था इस बात का कि भाई, पहले गैसेस आई,
कार्बन डाइऑक्साइड आया या पहले नाइट्रोजन आया? तो सामान्य सी बात है, वल्केनिज्म बहुत ज़्यादा होगा तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पहले नहीं आएगा। तो दैट्स इट। तो क्रोनोलॉजी का अपना महत्व है और वो अपनी आप में एक थीम है। एक और था थीम नोमेनक्लेचर का। नोमेनक्लेचर का मतलब भारत जैसे समाज में सरनेम में सब कुछ रखा होता है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली एग्जाम में नाम में सब कुछ रखा होता है। नाम मतलब नाम में जो भी शब्द हैं, उनकी जो ध्वनियाँ हैं, उनके जो उच्चारण हैं, उनके जो जेनेसिस है, उनका जो उत्पत्ति जहाँ से हुई है, अगर उसको आपने पकड़ लिया तो निश्चित तौर पर आप उसको हल कर सकते हैं। इसलिए उस थीम को मैं कहता हूँ नोमेनक्लेचर, और ये हर जगह उपयोगी है। हर परीक्षा में भी उपयोगी है, यूपीएससी में भी उपयोगी था, यूपीपीसीएस में भी उपयोगी है। तो ये हो गया नोमेनक्लेचर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 2024 में जो हमने लॉजिकल गेसिंग के लिए थीम बनाए थे, उन्हीं थीम को कॉपी पेस्ट मार दिया है 2025 के लिए। और जो भी 2024 के जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन सभी पेपर्स को इन्हीं थीम के अनुसार से हम सॉल्व करेंगे, इन्हीं थीम के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बिना किसी विशेष जानकारी के, बिना किसी बहुत ज़्यादा जानकारी के, बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के आधार पर, बेसिक नॉलेज के आधार पर, जब आपको क्ल्यू ना लगे तो आप अपनी रेशनैलिटी से, अपने तार्किक जो आपकी दिमाग है, उसके सहारे किस तरीके से कुछ प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। 10-12 प्रश्न भी इस तरीके से अगर आपके हो गए एग्जाम में 150 में से, तो आप औरों से थोड़ा लीड ले पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लॉजिकल गेसिंग स्थानापन्न या रिप्लेसमेंट है आपके हार्ड वर्क, आपके नॉलेज का, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि तमाम गधे ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, 1000 पेज का पीडीएफ पढ़ते हैं। 1000 पेज शायद मैं अब कम कह रहा हूँ, 2000 पेज हो गया होगा अब तक तो एक साल में, और लोगों ने और कुछ प्रयास कर लिए होंगे। तो 2-2 हज़ार पेज का पीडीएफ पढ़ते हैं और फिर भी नहीं होता है। तो उसके पीछे कारण ऐसा नहीं कि उनको ज्ञान नहीं है, बहुत रटते हैं, रट रट के पूरा लाल नीला पीला सब कर देते हैं पूरा कापी किताब, लेकिन फिर भी नहीं होता और कभी नहीं होगा उनका। प्रीलिम होगा तो मेंस नहीं होगा, मेंस होगा तो इंटरव्यू में 50 नंबर दे देगा, 40 नंबर दे देगा। इसलिए क्योंकि उनका व्यक्तित्व, उनका स्मार्टनेस है नहीं। तो थोड़े से स्मार्ट बनो, और स्मार्ट बनने के लिए आपको ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। अब ठीक है ना, कुछ लोग नहीं जानते हैं तो अब वो ट्रस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन तुम लोग भागीरथ के मोस्टली विद्यार्थी हो, तो तुमको पता है कि रिसर्च पे अपना ज़्यादा जोर होता है। तो जो भी बात करेंगे वो ऐसे कोई हवाई नहीं होगा, रिसर्च के आधार पर ही होगा। 2024 में हमने जो लॉजिकल गेसिंग कराया था 2023 से लेकर 2018 तक के पेपर्स के लिए, जो थीम वहाँ थी, उन्हीं थीम के आधार पे 2024 में हुए जितने भी प्रश्न पत्र हैं, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, सीपीएफ जैसे प्रश्न पत्र, उन सबको भी हल कराएंगे। और एक विकसित जो मानसिकता, एक विकसित है कराने की जो परंपरा है कि भाई आप सोच सको, आप समझ सको, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सको, 360 डिग्री सोच सको, वो विकसित कराएंगे। लेकिन ज़रूरी है उसके लिए कि जितने भी लॉजिकल गेसिंग की वीडियोज़ हैं एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, उनको आप पहले सॉल्व कर लो, उनको आप पहले देख लो, ताकि कम से कम आप वार्म अप कर सको, रेडी रह सको 2024 के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करने के लिए। आइए शुरू करते हैं। पहले आपको हम थीम दिखाएंगे जो पिछले साल हमने हल किया था। उन्हीं थीम के आधार पे 2024 में हुआ जो प्रश्न पत्र है यूपीपीसीएस का, उसके कुछ प्रश्नों को, 40 प्रश्नों तक, 50 प्रश्नों तक, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है उनको हल करेंगे। उसके बाद में फिर हम आपके साथ सवाल जवाब करेंगे। और कल से सवाल, ये क्लास जो है वो रेगुलर हो जाएगा, रोज़ क्लासेस होंगी। अंजलि ने कहा था कि शेड्यूल दे दिया जाए, जिसकी वजह से हम अपनी प्रिपरेशन को ठीक से कर पाएँ। तो शेड्यूल आपको मिल जाएगा। शेड्यूल में लॉजिकल गेसिंग भी होगा, जीएस के क्वेश्चंस भी होंगे रोज़। साइंस आपका हो गया, हिस्ट्री आपका हो गया। हिस्ट्री में खाली प्रैक्टिस बाकी है, क्वेश्चंस बाकी हैं, पीवाईक्यू की एनालिसिस बाकी है। साइंस में मुझे लग रहा है पीवाईक्यू भी हो गया है, क्लास भी हो गया है, उसमें ज़्यादा तनाव की बात नहीं है, और वो कोई टेक्नोलॉजी तो है नहीं। थोड़े बहुत करंट अफेयर होंगे तो मैं करवा दूंगा करंट अफेयर में। रोज़ जो क्लासेस होंगे उसमें कुछ लॉजिकल गेसिंग हो सकता है, उसमें कुछ जीएस की क्लासेस हो सकती हैं, और करंट अफेयर मोस्टली होंगी। ठीक है, हिंदी के लिए मैं कुछ नहीं कराऊंगा। आरओ जिनको देना है वो हिंदी कहीं ना कहीं से जाकर के मटेरियल देख लें, क्योंकि उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, हिंदी की कुछ क्लासेस हो सकती हैं ऑब्जेक्टिव वाली, ताकि उसमें जो नॉमेनक्लेचर वाला जो थीम है लॉजिकल गेसिंग का, वो अगर यूज हो सकता है कैसे तैसे, तो उससे 2-3 नंबर आपके बढ़ जाएँ, ज़्यादा तो फ़र्क उससे पड़ेगा नहीं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अभी स्क्रीन दिख रहा होगा, ये साल 2024 में जो लॉजिकल गेसिंग कराया था उसका फोल्डर है। अब इसमें आप देखिए, कोई भी ले लीजिए, 2023 वाला ही या कोई भी, चलिए 2020 का लिया। 2020 में पार्ट 2 देखो, 2020 में लॉजिकल गेसिंग, 2020 के पेपर का लॉजिकल गेसिंग जो हमने लास्ट ईयर कराया था, उसमें क्या थीम था? वर्ड ऑफ विजडम, जो मैं पहले बताता हूँ, प्रोग्राम क्यों है, किसके लिए है, कैसे प्रयोग करेंगे, कब सीख सकेंगे। और उसके बाद में जो थीम थे, दो बहुत करीबी डेटा तथ्यों में से, फैक्ट में से कोई एक सही होगा। जब दो कथन सकारात्मक और एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हो, तब वो दोनों सही होते हैं जनरली। कॉमन सेंस और नॉमेनक्लेचर वाला जो थीम था वो था। और कॉमन सेंस, क्रोनोलॉजी प्लस क्रॉस मैच वाला थीम था। कोई एक ऑप्शन या नाम बाकी 3 ऑप्शन से बिल्कुल अलग हो, ये वाला थीम था। विशुद्ध कॉमन सेंस का भी एक थीम था, जहाँ कुछ ना लगे वहाँ कैसे सोच सकते हैं। ऐसे ही
सभी पेपर्स में, सभी प्रकार के लॉजिकल गेसिंग में जो भी कराया था, उन सब में सेम थीम थी। उन्हीं थीम को हमने कॉपी किया है 2024 की यूपी पीसीएस प्रीलिम के पेपर को समझने के लिए। यहाँ भी देखिए सेम सेम था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बदलती नहीं हैं, पेपर कोई भी हो, साल कोई भी हो, सेम थीम है, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर जो कराया था वही वर्ड फाइल है। तो पहले मैं वर्ड फाइल पे पढ़ाता था, अकेले सब कुछ करता था। आज टीम की मदद से आपके लिए ये थोड़ा डिजाइन हो गया है, थीम वही है, कुछ भी अलग नहीं। 2024 का पेपर है, पार्ट 1 है। इसमें वर्ड ऑफ विजडम में पहले बात कर लेते हैं और उसके बाद में हम इन्हीं थीम पे बात करेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो देख लें, लेकिन वर्ड ऑफ विजडम में उनके लिए इतना कहना है कि जो पेपर सेटर होता है, जिस तरीके से यूपी पीसीएस मेंस में आपने देखा कि लगभग डिक्टो पूरा पूरा क्वेश्चन मैच हो जा रहा है। मैं कहता हूँ एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट विलेज, वो कह रहा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट विलेज। मैं कहता हूँ विटिकल्चर में उत्तर प्रदेश ने क्या किया, वो कहता है विटिकल्चर में उत्तर प्रदेश ने क्या किया है। मैं कहता हूँ कि भाई वंचित वर्गों के लिए उत्तर प्रदेश के बजट 25 में क्या योजना है, वो कहता है वंचित वर्गों के लिए बजट 25 में क्या योजना है। तो ये मेन्स में जो सीधा सीधा क्वेश्चन, जितने वर्ड वो पूछ रहा है उतने वर्ड वो जो भी पूछ रहा है, जो मैच हो रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसका चुराया या उसने मेरा चुराया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके पीछे सिंपल कारण है कि भाई उसकी मानसिकता को पढ़ने समझने का अवसर मिला। कोई भी एक भी दूसरी कोचिंग आप मुझे दिखा दीजिए, और ये आत्ममुग्धता नहीं है, आत्म प्रशंसा नहीं है। आत्ममुग्धता मतलब क्या क्या करूँगा खुद की प्रशंसा करके, उससे क्या मिल जाएगा, उससे कोई प्रभावित होता है क्या? इतने बेवकूफ़ स्टूडेंट हैं क्या कि मैं अपनी तारीफ करूँगा, मैं ही मैं सब कुछ, और उससे लोग प्रभावित हो जाएंगे? काम से प्रभावित होते हैं, काम नहीं होगा तो आप 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद रिलेवेंट नहीं बचेंगे। तो अपने पास जो भी स्टूडेंट हैं सब ऑलरेडी मेंस इंटरव्यू दे चुके हैं, तो दे आर गुड इनफ टू अंडरस्टैंड द वेरासिटी एंड लेजिटिमेसी ऑफ कैपेसिटी। तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि पेपर सेटर की माइंडसेट प्रीलिम में भी मेंस में भी अगर आप पहचान पाते हैं तो निश्चित तौर पर इससे आपका राह आसान हो जाता है। माइंडसेट कैसे पहचाने पेपर सेटर का? माइंडसेट ऐसे है कि जब आपको कोई एक बात गलत कहनी होती है या कहीं पे झूठ डालना होता है कि ऐसा नहीं है, तब आपको 10 बार सोचना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास देख लो, तलाशी कर लो, मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने चोरी नहीं किया है। ऐसा जब मैं कहूँगा तो मैं 4 बार अपनी जेब को टटोलूँगा, कहीं ऐसा तो नहीं वो पर्ची मेरे पास निकल आई है। एग्ज़ाम हॉल में बगल में कोई दूसरा भी निकल करता है तो भी हम अपना जेब टटोलते हैं कि मेरे पास तो नहीं है। क्योंकि जब आप नेगेट करते हैं, जब आप नहीं करते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह से कोई नास्तिक आदमी है, तब आपको ज़्यादा तर्क देना पड़ता है, तब आपको ज़्यादा लोगों को बताना पड़ता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, ज़्यादा ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है। तो कोई भी एग्जामिनर, सॉरी कोई भी पेपर सेटर अगर नेगेटिव स्टेटमेंट देगा, नकारात्मक स्टेटमेंट देगा, तो उसको बहुत ज़्यादा वेरीफाई करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गूगल करना पड़ेगा, तब वो पेपर बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि वो कोर्ट में जा सकता है, चैलेंज हो सकता है, या कुछ नया अनप्रेसिडेंटेड करने की कोशिश करेगा, तो भी उसको ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा। इसलिए वो क्या करता है, सेफ खेलता है। कैसे सेफ खेलता है? पीवाईक्यू। ये बात अलग है, 2024 का जो पेपर था अनप्रेसिडेंटेड था, थोड़ा सा लीक से हटकर था, लेकिन ऐसा नहीं है कि थीम बदल गया था। पीवाईक्यू की जो थीम होती है उस पर क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। जैसे अगर क्विट इंडिया मूवमेंट पे ज़्यादा सवाल पूछा गया है, पॉजिटिव तरीके से पूछा गया है, तो एग्जामिनर उसी रोल में जाएगा, बस लैंग्वेज चेंज कर देगा, फैक्ट चेंज कर देगा, लेकिन कोशिश करेगा उन्हीं थीम पे ज़्यादा सवाल पूछा जाए, जो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट हैं उन पे ज़्यादा सवाल पूछा जाए, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए फैक्ट हैं उनको ज़्यादा शामिल किया जाए, ऑप्शंस जो 4 सेट कर दिए गए हैं पहले उन पे ज़्यादा सवाल पूछा जाए। नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है एग्जामिनर का माइंडसेट? एग्जामिनर का माइंडसेट ऐसे है कि वो कितना भी स्मार्ट हो जाए, भगवान तो नहीं है, परफेक्ट तो नहीं है, परफेक्ट क्राइम कुछ होता नहीं है, तो वो कितना भी स्मार्ट हो जाए, कुछ ना कुछ क्लू, कुछ ना कुछ संदेश ऑप्शन में छोड़ ही देता है, जिसके माध्यम से आप उसे पकड़ सकते हैं। आपको चोर पकड़ना है, आपको कमियां पकड़नी है। वैसे भी हम इतना प्रयास करते हैं, आप कमी पकड़ ही लेते हैं कि देखो ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो ऐसे आप पेपर सेटर की भी कमी पकड़िए। 4 ऑप्शन उसने फ्रेम किया है, कहीं ना कहीं उसने गलती की होगी, कुछ ना कुछ लैंग्वेज में बदमाशी की होगी, आप पकड़िए उसे। और ये तब पकड़ पाओगे जब तुम इतने स्मार्ट होगे, इतना प्रैक्टिस किए हुए होगे कि भाई आपको 4 ऑप्शंस में से 2 के बारे में पता है, 1 के बारे में आपको कुछ पता है, 1 के बारे में आपको बिल्कुल पता नहीं है। तब आप लैंग्वेज को कोरिलेट करोगे, इन्फॉर्मेशन को कोरिलेट करोगे, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को आप एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाओगे, और उसके बाद में फिर सोचोगे ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, फिर एक कंक्लूजन पे आओगे। इसके लिए चाहिए आपको पैसेंस। एग्जाम हॉल में हड़बड़ हड़बड़ नहीं करना है,
कि अरे पेपर छूट जाएगा, मर जाऊंगा मर जाऊंगा। क्यों मर जाऊंगा भाई? प्रैक्टिस करो इसी हिसाब से कि अगर किसी क्वेश्चन में ज़्यादा समय भी लग गया तो मैनेज कर सको। तो पैसेंस चाहिए और एग्जीक्यूशन का साहस चाहिए। अगर आपको लॉजिकल गेसिंग आती है, जिन बच्चों ने किया उनका आपको मैसेज दिखाता हूँ टेलीग्राम पे, फ्लडेड है कि भाई जिन्होंने साहस दिखाया, जिन्होंने स्मार्टनेस दिखाया, उनका फायदा हुआ, जिन्होंने नहीं दिखाया उनका फायदा नहीं हुआ। मैंने पहले भी कहा था कि भागीरथ के अलावा आपको मेंस कहीं से करने की जरूरत नहीं थी। बार बार रिकॉर्डिंग में बोला है, बार बार बोला है कि अग्नि परीक्षा के क्वेश्चन कर लेना। जिन्होंने ट्रस्ट किया, आप मैसेज देखिए ग्रुप में, उनका भला हुआ, उनका फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि सीधे सीधे क्वेश्चन आ गए थे, कानों में गूंज रहे थे। जिन्होंने नहीं किया, ट्रस्ट नहीं किया, क्या करें हम? तुम्हारा आस्था ही नहीं, तुम्हें विश्वास ही नहीं है तो खुद पे भी विश्वास नहीं होगा तो मरते रहो, मत करो, है ना? उसके लिए क्या कर सकते हैं? लेकिन अंत में आपको साहस तो रखना पड़ेगा। इधर है कावर्डाइस, कायरता है, इधर है बेवकूफ़ी, मूर्खता है, बीच में है कहीं गोल्डन मीन साहस का। ये मध्यम मार्ग का जो सिद्धांत है साहस का, ये आपको अख्तियार रखना ही होगा। आपको पैसेंस रखना है, आपको स्मार्ट एग्जीक्यूशन रखना है, तो ही आप कर पाओगे। ये प्रोग्राम क्यों है? प्रोग्राम से इसलिए है क्योंकि भाई 50% ऐसे स्टूडेंट, भागीरथ प्लस में इतने सारे स्टूडेंट थे, मेंस पढ़ा रहा था मैं उनको जनवरी से, 3 जनवरी से। रिजल्ट आता है जब आई थिंक 28 फेब या कुछ ऐसे आया था रिजल्ट। मेरा दिल टूटा कि इतने शानदार स्टूडेंट्स जिनके बारे में मैं सोचता था रैंक लाएंगे, पता लग रहा था कि वो बॉर्डर पे हैं और उनका नहीं हुआ, तो दिल रोया। ऐसे ही हर साल होता है कि जो बॉर्डर पे होते हैं उनके लिए कभी होता है कभी नहीं होता है। तो बॉर्डर पे नहीं रहना है आपको, डिसेसिबली आपको निर्णायक तरीके से बाउंड्री पार करनी है, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी आपको हासिल करनी है। वो कब हासिल होगा? जब आप कम से कम अपनी नॉलेज के सहारे मान लो एक्स क्वेश्चन कर पाते हैं तो 10 क्वेश्चन आप ज़्यादा कर पाएँ स्मार्ट वर्क की सहायता से। इसलिए प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम हार्ड वर्क या नॉलेज का स्थानापन्न या रिप्लेसमेंट नहीं है। ये प्रोग्राम है आपके प्रिपरेशन को थोड़ा सा बूस्ट करने का, थोड़ा आपके मार्क्स को बढ़ाने का। किसके लिए है? उसके लिए है जिसके पास में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज, कम से कम उसने 4 से 5 महीने तैयारी की है, 6 महीने, उसके लिए है। ऐसा नहीं कि तुम मुँह उठा करके कल आए हो, अभी फ़ेब में तैयारी, अभी मार्च अप्रैल में तैयारी शुरू की है और तुम कह रहे हो कि इससे सब कुछ हो जाएगा। इससे कुछ नहीं होगा। मिनिमम 4-5 महीने से आप पढ़ रहे हैं, सिलेबस को एक बार आपने कवर किया हुआ है। हाँ, कहीं पे कमज़ोर हैं, कहीं पे मजबूत हैं। आने वाले 3 महीनों में आराम से आप प्रीलिम पास कर जाएँगे। थोड़ी इसकी मदद होगी, थोड़ी-सी आपकी नॉलेज की मदद होगी, थोड़ी प्रैक्टिस की मदद होगी, आप कर पाएँगे। लेकिन अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो आपके लिए नहीं। कैसे प्रयोग करें? इसका प्रयोग सबसे पहले पीवाईक्यू में जम के करें। फिर ऐसे टेस्ट नहीं जो बेचने के लिए बहुत टफ बना देते हैं। ऐसे टेस्ट जिनमें डाइवर्सिटी है, जिनमें पीवाईक्यू के पैटर्न पे सवाल बनाया गया है। पीवाईक्यू मतलब अभी जो नया ट्रेंड है, नए तरीके के जो प्रश्न बन रहे हैं। डाइवर्सिटी होगा तो उसमें टफ क्वेश्चन भी होंगे, आसान भी होंगे, स्टेटमेंट वाले भी होंगे, सीधे-सीधे फैक्ट होंगे और थोड़े से बकवास फैक्ट होंगे, सब कुछ होगा। उसमें आप इसे टेस्ट करें। समय का भी टेस्ट करें, नॉलेज का भी टेस्ट करें, इन्फॉर्मेशन का भी, गेस का भी, स्मार्टनेस का भी, हर चीज़ का टेस्ट करें। कब सीख सकेंगे? मुझे लग रहा है कि एक 5 साल 6 साल के प्रश्न पत्रों में अगर इसको आपने ठीक से यूज़ किया, टेस्ट पेपर में आपने ठीक से यूज़ किया, हर जगह यूज़ नहीं करना है, वहाँ यूज़ करना है जहाँ पे यूज़ करने लायक है, तो आप आराम से इसको कर पाएँगे। आइए शुरू करते हैं। कैसे है ना कि जो प्रयोग होता है, जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट होते हैं। उसमें आपको आता है, नहीं आता है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मुझे मैं जो क्वेश्चन दिखाऊँगा हो सकता है कुछ लोगों को आता हो, अरे ये तो बहुत आसान था। अरे भई तुम्हारे लिए आसान था, कुछ लोगों के लिए नहीं आसान था। जल्दबाज़ी में गलती भी हो सकती है। प्रयोग करने के लिए क्या ऐसे सवाल उठाऊँ जो किसी को नहीं आता है? तो ऐसे सवाल भी मिलेंगे जो किसी को नहीं आता है, ऐसा तो कोई भी सवाल शायद नहीं होगा। लेकिन ऐसे सवाल होंगे जो किसी को आता है, बहुतों को नहीं आता है, या बहुतों को आता है, किसी को नहीं आता है। तो थोड़ा-सा धैर्य रखना, उसमें आपको प्रेजुडिस रखने की ज़रूरत नहीं है। पहला थीम, हो ना? तो भाई जो पहला थीम है लॉजिकल गेसिंग का, वो है, और ये पिछले साल का ही है, कुछ मैंने चेंज नहीं किया, सब कॉपी पेस्ट है, ठीक है? 2 बहुत करीबी डेटा या फैक्ट हो, तो उनमें से कोई एक होता है। 2 बहुत करीबी, आई रिपीट। और ये जो मैं थीम बता रहा हूँ ना, लास्ट ईयर जो करवाया था 2018 से 23 तक का पेपर, सेम थीम लास्ट ईयर भी मिलेगा, सेम बात लास्ट ईयर भी मिलेगी। कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंज नहीं किया है, क्योंकि सत्यमेव जयते कभी नहीं बदलता है, वो वैसे ही रहता है, ठीक है? तो 2 बहुत करीबी डेटा या फैक्ट हैं, उनमें से कोई एक होता है। कैसे? जैसे उसने सवाल पूछा, हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण 150 में से 40-50 क्वेश्चंस तक मैंने अभी कवर किया है। बाकी क्वेश्चन को सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक विराम का कारण है। एक तो हिंदी महान ही लिखता है। द रिसेंट ग्लोबल पॉज ड्यूरिंग, इसको व्यवधान कर सकता था। द रिसेंट ग्लोबल पॉज ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक वाज कॉज्ड बाय या कॉज्ड ड्यू टू। पहली चीज़ तो हिंदी अंग्रेजी दोनों में क्वेश्चन पढ़ना है।
जो लोग खुद को अंग्रेज समझते हैं ना, कुछ लोग बहुत अंग्रेज समझते हैं खुद को, लेकिन अभी उनको एक पेज की ड्राफ्टिंग करवा ली जाए, एक आंसर ठीक से, एक ऐसे ठीक से कह दिया जाए लिखने के लिए, मोस्टली नहीं लिख पाएंगे। कुछ लोग लिख पाएंगे, अधिकतर लोग नहीं लिख पाएंगे, लेकिन खुद को अंग्रेज समझते हैं। और आई डोंट नो हिंदी, आई कांट रीड, ये रीड, अरे करना पड़ता है यार, है ना। मैंने खुद भी जब यूपीएससी अंग्रेजी में दिया तो भी हिंदी के मेंस के क्वेश्चंस पढ़ता था, और जब हिंदी में दिया तो भी अंग्रेजी के पढ़ता था, और प्रीलिम में तो हमेशा करता था। पास करना है कि नहीं पास करना है? कई बार नॉमेनक्लेचर वाला जो थीम है तभी समझ में आता है जब आप हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है। तो भाई कोविड-19 जो महामारी थी, उसके पीछे कारण क्या था? अब देखो, दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको कुछ नहीं आता, मान लो कन्फ्यूज हो ऐसे, अब ठीक है, तुमको आता था इसलिए तुमने कर लिया। यहीं अगर कोविड-19 की बजाय अरब कंट्रीज में जो आया था मर्स पे अगर पूछ लेता तो तुम गोल हो जाते। अब मर्स कोव 2 लिखा है, सार्स कोव 2 लिखा है, सार्स कोव 1 लिखा है, H5N1 लिखा है। अब देखो, दो सिमिलर फैक्ट कौन कौन से हैं? सार्स कोव 1, सार्स कोव 2। तो इस थीम का नाम ही है 50-50। अब इसमें कोव 1 है, कोव 2 है, मतलब कि कोविड 1, कोविड 2। अब आपको ध्यान देना है कि भाई इनमें से कौन होगा। अब 50-50 में क्या होता है कि भाई कोई एक हो सकता है, लेकिन अगर मैं होता आपकी जगह पे तो सोचता कि भाई कोविड-19 पैंडेमिक है, दुनिया में जनरली जो चीज़ें होती हैं वो पहली बार तो आती नहीं है, कुछ ना कुछ हो चुका होता है, और मैं बाद वाले के साथ ज़्यादा जाता। बट ठीक है, अगर आप गलती करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, इतना चलता है, इतना बियर कर लोगे, आगे बढ़ते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण थीम है, और ये महत्वपूर्ण थीम इसलिए है, एक लड़की है या लड़का है मुझे याद नहीं, उसका एक लंबा सा मुझे मैसेज आया था, वो टेलीग्राम पे कहीं होगा, कि जब उसने एग्ज़ाम दिया 2024 वाला पीसीएस वाला, तो मैंने उसको या उसको क्या सबको ही बोला था लास्ट में चलते हुए कि नेगेटिव मत रहना, नकारात्मक माइंडसेट के साथ एग्ज़ाम में मत जाना। नेगेटिव आदमी जो है कुछ भला कर नहीं पाता है। तो उसने कहा कि पहले वो अननेसेसरी डाउट करती थी किसी भी क्वेश्चन पे, और इसकी वजह से उसके सवाल गलत हो जाते थे। इस बार वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ गई और उसने अननेसेसरी डाउट नहीं किया, तो उसके थोड़े से स्कोर बेहतर हुए, ठीक, क्वालीफाई कर गई। जब दो कथन सकारात्मक हों, बहुत पॉजिटिव हों, और एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड हों, तब वो जनरली सही होते हैं। कैसे? देखिए, ये देखो, जब दो कथन सकारात्मक हों, एक दूसरे से निकटता से संबंधित हो, तो सामान्यतः सही होते हैं, ठीक। इसके पहले कौन सा थीम कवर कर लिया मैंने? क्रोनोलॉजी वाला। चलो क्रोनोलॉजी वाला देख लेते हैं पहले, तो सीरियल से चले जाएंगे। क्रोनोलॉजी का मतलब है, पहले अंडा आया या मुर्गी? बोलो, पहले क्या है? मुर्गी आई सर। और कितने लोगों को अंडा लग रहा है? अंडा आया क्या पहले? नो सर। नहीं बता पाओगे ना, तो ऐसे सवालों में क्रोनोलॉजी नहीं लगता है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि पहले यू नो अगर इसका मैं आंसर बोलूं कि पहले चट्टान आया पहले जंगल, तो क्या बोलोगे? पहले चट्टान आए, रॉक्स, या पहले, बराबर ना? चट्टान, ओके। ओके, फाइन फाइन। पहले ये फूड की जरूरत पड़ी या पीने की, दारू की? फूड की। ओके, ठीक है। पहले मेडिकल के लिए, यानी कि जो दवाओं के लिए जरूरी औषधि हैं वो आई होंगी, या पहले ब्यूटी प्रोडक्ट आए होंगे? फाइन। तो ये कॉमन चीज है कि जिसे कहते हैं क्रोनोलॉजी, जिसे कहते हैं कालक्रम। पहले क्या आया होगा? पहले क्या आया होगा? आओ देखते हैं। म्यूट कर ले भाई। पहले क्या आया होगा? म्यूट कर लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है? विश्व विरासत दिवस। ऐसे प्रश्नों को हिंदी में पढ़ना ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा रहता है, या अंग्रेजी में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। विश्व विरासत दिवस, पहले क्या है? विरासत लिखा है। फिर क्या लिखा है? थायराइड, ठीक है। फिर क्या लिखा है? तंबाकू, और फिर प्रकाश, ठीक। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो कि इंसान जो है हड़प्पा के समय से ही है, उसके पहले से है, ठीक है, लाखों साल से इंसान सर्वाइव कर रहा है। इंसान को तंबाकू कब से यूज कर रहा है इंसान? बोलो, तंबाकू कब से यूज कर रहा है? बोलना भाई। सर जब अंग्रेज आए थे। कुछ 100 साल से, है ना? कुछ 100 साल से यूज कर रहा है ना? लास्ट 100 साल। हाँ, ठीक है। हाँ, मतलब इट्स वेरी 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 रिसेंट। हाँ, तो हाँ, ठीक है। तो मेरे भाई, तंबाकू कुछ सालों से यूज कर रहे हैं, 100 ईयर्स। और जब तंबाकू हम बहुत रिसेंटली यूज कर रहे हैं, तो तंबाकू के जो नुकसान हैं, जो उसके अपने नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज हैं, या उसके जो नकारात्मक प्रभाव हैं,
उसके बारे में पता चलने में 50 साल लग गए होंगे, 60 साल, 70 साल, तब पता चला होगा कि तंबाकू की वजह से हजारों बीमारियां होती हैं। तो तंबाकू की वजह से हजारों बीमारियां होती हैं, ये पता चलने में ही तंबाकू यूज करने के लगभग कई साल बीत गए होंगे। फिर कोई संस्था आई होगी और वो संस्था ने सोचा होगा कि भाई तंबाकू को निषेध करना चाहिए, तंबाकू को नो कहना चाहिए। यानी कि 100 साल का इतिहास है आधुनिक समय में, उसमें से 50-60 साल यूज किया होगा, फिर पता चला होगा नुकसान कर रहा है, फिर कहीं रिसेंटली कुछ संस्था ने बताया होगा कि भाई तंबाकू को नो कहना है। ऐसे ही थायराइड है, थायराइड का पता ही कितने साल पहले चला होगा, बताओ मुझे, थायराइड का पता कितने साल पहले चला होगा, बोलना। मुश्किल की 40 सर ये तो टेक्नोलॉजी जब आ गया हाँ क्या थायराइड का पता चला होगा आधुनिक समय में ना, मॉडर्न थायराइड डिजीज का डिटेक्शन, डायग्नोसिस ही एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ना। अदरवाइज आज के 2 जनरेशन पहले बता रहा हूं ना भाई, आज के 2 जनरेशन पहले, प्लीज म्यूट कर लो आप। आज के 2 जनरेशन पहले लोग ये ऐसे ढेले वाला नमक खाते थे, उनको पता भी नहीं होता था कि भाई इससे ये बीमारी हो जाएगी, वो बीमारी हो जाएगी। आयोडीन का कॉन्सेप्ट तो बहुत आधुनिक है, 20 साल 30 साल का कॉन्सेप्ट है। तो थायराइड की जो समस्या है और तंबाकू की जो समस्या है वो उतनी पुरानी समस्या नहीं है, काफी नई समस्या है, कंपेरेटिवली क्या है, नई समस्या है। अब क्रोनोलॉजी की अगर हम बात करें तो भाई जो विरासत है, यानी कि जो हेरिटेज है, हेरिटेज कब से है, हेरिटेज तो हजारों साल से है, हेरिटेज हजारों साल से है। और जब भी दुनिया में इंसानों ने आपस में कोलैबोरेशन किया होगा, आपस में एकजुटता दिखाई होगी, कोई संस्था बनाई होगी, तो उन्होंने सोचा होगा कि भाई विरासत बचाना है। वैसे भी जब कोई नहीं था तब धर्म था, मतलब मानो पहले आया धर्म बाद में आया, बट फिर भी धर्म एक पुराना कॉन्सेप्ट है, संस्कृति एक पुराना कॉन्सेप्ट है। जब कोई नहीं रहेगा तब भी धर्म रहेगा। क्यों? क्योंकि धर्म आपस में लोगों को यूनाइट करता है। विरासत जो है, जो हेरिटेज है, वो साइंस से पुराना कॉन्सेप्ट है। वो बीमारी से, मतलब बीमारी मतलब इन जनरल सेंस नहीं, तंबाकू से हुई बीमारी या थायराइड से हुई बीमारी से पुराना कॉन्सेप्ट है। क्योंकि थायराइड और तंबाकू बहुत ही कुछ ही साल हुआ है जब उनके समस्याएं डिटेक्ट हुई हैं, डायग्नोज हुई हैं, जबकि विरासत का इंपॉर्टेंस, विरासत का महत्व सैकड़ों साल पहले से लोगों को पता है। जब WHO कहीं नहीं था, WTO कहीं भी नहीं था, तभी मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसके पिरामिड के बारे में लोगों को पता था। जब WTO WHO कहीं नहीं था, तब भी भारत में ढेर सारे मंदिर, ढेर सारे टेम्पल्स, हेरिटेज के बारे में लोगों को पता था। मतलब हेरिटेज पहले है, अनडाउटेडली हेरिटेज पहले होगा, ठीक। और तंबाकू वगैरह, थायराइड वगैरह एक क्या कहते हैं, आधुनिक कॉन्सेप्ट है, तो ये बाद में होगा। तो हेरिटेज पहले होगा, उसमें 1 नंबर पे कहाँ है? आई थिंक डी आंसर होना चाहिए। इस बच्चे ने शायद बी मार्क करके रखा है, आई थिंक ये गलत है, ये डी होगा, ठीक है। समझ में आया? क्रोनोलॉजी समझ में आई? कालक्रमानुसार लास्ट ईयर भी क्रोनोलॉजी से बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करवाए थे, इससे भी आप करेंगे। एक दूसरा सवाल देखो, शायद ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। चलो देखो, म्यूट करके रखो भैया, नहीं तो फिर बाद में रिकॉर्डिंग सुनने वाले मुझे बहुत बोलेंगे फिर। निम्नलिखित दिवसों पर, डेज पर विचार करो और कालक्रम, मैंने इसीलिए इसका थीम का नाम ही रखा है क्रोनोलॉजी, कालक्रम, ठीक है। कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करो। ये इधर हेल्थ है, क्या है? हेल्थ। इधर क्या है? समुद्र है। इधर क्या है? एथलेटिक्स है, मतलब खेलकूद। रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस मतलब बहुत ही एक ह्यूमैनिटेरियन, मानवीय सहायता का, ठीक है, एक आधुनिक संस्था है, एनजीओ मान लो इसको यार, बेटर रहेगा, है ना। हम मैक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं, एनजीओ। देख भाई, स्वास्थ्य है, समुद्र है। अच्छा, स्वास्थ्य ऐसा नहीं कि बीमारी की बात कर रहा है, स्वास्थ्य दिवस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? स्वास्थ्य दिवस की। स्वास्थ्य के बारे में सचेतता, स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता, कि भाई स्वास्थ्य दिवस भी होना चाहिए, पूरी दुनिया को जागरूक करना चाहिए। ये कब आया होगा भाई? आज का जो कॉन्सेप्ट है, टेक्नोलॉजी का विकास, बिल्कुल टेक्नोलॉजी आया होगा, वैश्विक संस्थाएं, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस बने होंगे, जैसे WHO, वही सब ये वर्ल्ड ये डे, वर्ल्ड वो डे बनाता है, तभी तो बनाता है ना। एथलेटिक्स, खेलोगे कूदोगे बनोगे क्या खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ऐसा समाज में जो कहावत है, एथलेटिक्स का महत्व ही पिछले 50-60 सालों में, 70 सालों में विकसित हुआ है।
मतलब मैं खेल-कूद की बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो स्पार्टन में भी आपने देखा होगा, वो तो रोमन एम्पायर में भी आपने देखा होगा, आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा कि लोग उत्सव कराते थे, खेल-कूद कराते थे। लेकिन विश्व एथलेटिक दिवस ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एथलेटिक जो परंपरा है, आधुनिक जो परंपरा है, एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। रेड क्रॉस एनजीओ की जो परंपरा है कि कोई एनजीओ एक पर्टिकुलर सेक्टर में काम करेगा, ये बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। लेकिन समुद्र की जहां तक बात की जाए, जब कोई नहीं था, कोई ट्रेड नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, तब समुद्र था। लोग समुद्र में व्यापार करते थे, समुद्र से उनका जनजीवन चलता था। तो अगर वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि आपस में इकट्ठा होकर के हेल्थ के बारे में जागरूकता फैलाना मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, एथलेटिक्स एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, एनजीओ एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। अगर आप विश्व के लिहाज से देखा जाए कि दुनिया एक साथ आकर के संस्था बना रही उस हिसाब से। लेकिन समुद्री दिवस की जहां तक बात की जाए, वो भी राष्ट्रीय है, तो इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो मैंने आपको कहा था कि भाई जब कोई एक ऑप्शन बाकी तीनों से डिफरेंट हो तो संभवतः उसको पे आपकी नज़र ज़्यादा जानी चाहिए। अगर आप इसको क्रोनोलॉजी के हिसाब से करेंगे तो हेल्थ, एथलेटिक्स और एनजीओ ये तीनों मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, समुद्र एक पुराना कॉन्सेप्ट है। तो उस हिसाब से कालक्रमानुसार के हिसाब से समुद्र पहले आना चाहिए, दो पहले आना चाहिए। दो ऑप्शन में है, समुद्र के बाद क्या आ सकता है? रेड क्रॉस सबसे ज़्यादा मुझे मॉडर्न कॉन्सेप्ट लगता है, तो मुझे 4 सबसे लास्ट लग रहा है, उसके बाद मुझे 1 3 लग रहा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे नहीं आंसर याद है, लेकिन मुझे लग रहा है बी और सी में कोई होना चाहिए, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा बी के साथ जाऊँगा। ठीक है? देख लेना आप, सी भी हो सकता है। यस सर, बी है। ठीक है? लेकिन अगर अगर आप रेड क्रॉस की बात करेंगे, यानी चौथे नंबर की बात करेंगे, और अगर आप 2-1 स्वास्थ्य की बात करेंगे, 2-1 3-4 2-3 4-1 तो समुद्र हो गया, स्वास्थ्य, एथलेटिक्स और 4 रेड क्रॉस। तो मुझे लग रहा है रेड क्रॉस थोड़ा-सा कंपैरेटिवली जो है वो नया कॉन्सेप्ट है, तो ये बाद में रख दिया। ठीक? तो आप ऐसे कर सकते हैं। बट कुल मिलाकर के इसमें जो कॉमन एक जो बड़ी बात थी, जो टेक था, वो था समुद्र वाला। तो उस हिसाब से आप 50-50 पे पहुँच जाओगे। कम से कम बी सी तक आप पहुँच जाओगे, उसके बाद आपकी किस्मत जाने। ठीक है? बहुत प्रिसाइज़ली तो शायद आप आंसर तक ना पहुँच पाओ, बट 50-50 हो गया, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। और देखो, क्योंकि ये तुक्का नहीं भाई, अक्कड़-बक्कड़ बम्बे 100, 80-90 पूरे 100 का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है लॉजिक पे, ये कॉन्सेप्ट है रैशनैलिटी पे, और रैशनैलिटी 100% फुल प्रूफ नहीं होती है। उसमें भी अपने लैकुनेज होते हैं, उसमें भी अपनी गलतियाँ होती हैं, गलतियों की गुंजाइश होती है, आपके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन का भी उसमें प्रयोग होता है। अब ये सब थीम है, लेकिन चूँकि मैंने कहा कि 150 में सिर्फ 40 सवाल तक ही मैं जा पाया, तो अभी लगभग 100 सवाल से ज़्यादा बचे हुए हैं, तो इन थीम पे अभी मुझे कोई क्वेश्चन मिला नहीं था, तो इसलिए खाली छोड़ के रखा है। विशुद्ध कॉमन सेंस पे भी बहुत सवाल नहीं मिले। अब एक नया थीम है, नया थीम नहीं, पिछले साल वाला ही थीम है, अगला थीम है मतलब, जब 2 कथन सकारात्मक हों, यानी 2 स्टेटमेंट बहुत पॉजिटिव हों और एक दूसरे से बहुत क्लोज़ली रिलेटेड हों। जैसे कि मैं अपने बारे में कहूँ कि मुझे नॉवेल बहुत पसंद है, एक पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, मैं रशियन नॉवेल पढ़ना पसंद करता हूँ। अब लिटरेचर रिलेटेड है, क्लोज़ली रिलेटेड है। रशियन नॉवेल, रशियन लिटरेचर और लिटरेचर आपस में रिलेटेड हैं, बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं, एक दूसरे को जस्टिफाई करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत करीब का संबंध है, इसके सही होने की संभावना ज़्यादा होगी। मैं बोलूँ कि मुझे नृत्य का बहुत शौक है और मैं भरतनाट्यम करता हूँ, तो ये दोनों बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं और इनके सही होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि सकारात्मक भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। इसलिए कहता हूँ पॉजिटिव के सही होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि भाई जब आप नेगेटिव बातें करते हो, जब आप कोई नकारात्मक चीज़ कहते हो, तब हो सकता है कि वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए। हो सकता है कि उसने वेरीफाई ना किया हो, 100% सही ना हो। लेकिन जब आप पॉजिटिव बात करते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं, एक दूसरे को जस्टिफाई भी करते हैं, तो उनके सही होने की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है। बेटर होगा कि आप 2018 से जो 23 वाला लॉजिकल गेसिंग है, उनको ठीक से देखें, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, सैकड़ों क्वेश्चन हमने कराए हैं इस तरीके से, तो ज़्यादा क्लैरिटी आ पाएगी। ठीक है? इसके सेकंड पार्ट में भी हम करेंगे इसको। तो पहला सवाल देख लेते हैं इसमें। ये कह रहा है कि 2023-24, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन यानी ए, असर्शन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, तथा दूसरे को कारण यानी आर कहा गया है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल्ड एज असर्शन यानी ए एंड अदर एज रीजन यानी आर। अब स्टेटमेंट कहता है, असर्शन कहता है 2023-24 के दौरान सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा। ड्यूरिंग 24th सिंगापुर एमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई टू इंडिया, यानी कि सिंगापुर जो है वो 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा एफडीआई का सोर्स था। मुझे नहीं पता था या नहीं था, पता नहीं, भगवान जाने। आर कहता है, उसका कारण कहता है, रीजन कहता है, भारत और मॉरिशस जो है ना, इंडिया मॉरिशस जो है, वो कर संधि संशोधन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के प्रमुख स्रोत के रूप में
बदलाव आया है, यानी कि द इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी अमेंडमेंट हैज ब्रॉट अ मेजर शिफ्ट इन कंट्रीज एज मेजर सोर्स ऑफ एफडीआई टू इंडिया। इसका मतलब समझाता हूँ। पहला स्टेटमेंट कहता है कि 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर था, 2023-24 का जो साल था, जो मार्च 2024 में खत्म हुआ, उस पीरियड में सिंगापुर जो है वहां से भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई आया। एक सकारात्मक स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है, कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं। ओके फाइन। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, यानी रीजन उसका कहता है कि भारत मॉरिशस के बीच में एक संधि थी, भारत मॉरिशस के बीच में एक टैक्स ट्रीटी थी, कर संधि थी, जिसमें बदलाव आया, जिसमें संशोधन आया। और जैसे ही संशोधन आया वैसे ही एफडीआई के मामले में, एफडीआई के सोर्स कंट्रीज के मामले में बदलाव आ गया, चेंज आ गया। माजरा ऐसा है कि अगर आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन होगा, बेसिक नॉलेज होगा, मैंने कहा बेसिक इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि आपको सिंगापुर पता हो कि पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पर, लेकिन अगर बेसिक इंफॉर्मेशन होगा तो पता होगा। और ये बहुत समय की बात नहीं, कुछ साल पहले की ही बात है कि मॉरिशस से भारत में खूब सारा एफडीआई आता था और फिर आना बंद हो गया। तो अचानक से आना बंद हो जाएगा, टॉप रैंकिंग में बाहर हो जाएगा, ऐसे अचानक से तो कुछ होगा नहीं। हो सकता है कुछ हुआ हो, और ये खुद कह रहा है कि भाई टैक्स ट्रीटी हुई है, एक संधि हुआ है, एक संशोधन हुआ है, और जिसके बाद से जो टॉप सोर्स हैं इंडिया में एफडीआई के, उनमें बदलाव आया है। ये नहीं कह रहा है कि ऐसे कोई पैराडाइम शिफ्ट हो गया, सब खत्म हो गया, अचानक से एफडीआई आना बंद हो गया, अचानक से एफडीआई जंप कर गया, ऐसा नहीं कह रहा है। कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। ये स्टेटमेंट एक बहुत एवरेज स्टेटमेंट है, एक बहुत सकारात्मक स्टेटमेंट है कि भारत मॉरिशस में जब टैक्स ट्रीटी हुई, उसका अमेंडमेंट हुआ, तो भारत में एफडीआई के जो सोर्स कंट्रीज थे उनमें चेंज आया है। ऐसा नहीं कह रहे कि $100 बिलियन से $50 बिलियन हो गया, बदलाव आया है, तो आया होगा। अगर बदलाव नहीं आया होता तो मॉरिशस टॉप पे होता, क्योंकि मॉरिशस के साथ हमने संधि किया और मॉरिशस टॉप पे रहा है। अगर आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन भी है तो आप कर लोगे कि भाई मॉरिशस के साथ हमने एग्रीमेंट किया, मॉरिशस के साथ हमने टैक्स ट्रीटी में अमेंडमेंट किया, और इसकी वजह से अब सिंगापुर पहले स्थान पे आ गया, तो होगा। दोनों बहुत सकारात्मक स्टेटमेंट हैं, दोनों बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस लिहाज से मेरे हिसाब से दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई करते हैं। और मैंने कहा है अननेसेसरी नेगेटिव दिमाग नहीं रखना है, अननेसेसरी मनहूस राय नहीं रखनी किसी के बारे में भी। अरे ये इंसान होगा ही बेवकूफ़, अरे अरे इसको क्या आता है, अरे अरे नहीं भाई। इससे अच्छा होगा कि आप भरोसा करो, आप चाहो सकारात्मक खुले स्वस्थ मन से किसी चीज़ को जज करो, ऑब्जर्व करो, जज करो भी मत, ऑब्जर्व करो, और उसके बाद में अपनी राय बनाओ। तो इस क्वेश्चन में भी दोनों सकारात्मक हैं, दोनों रिलेटेड हैं, क्लोजली बहुत निकटता से संबंधित हैं, तो इनके सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा है बजाय कि गलत होने की। ठीक है, तो दोनों सही हैं, दोनों जस्टिफाई भी कर रहे हैं। क्योंकि जब मॉरिशस के साथ टैक्स ट्रीटी में अमेंडमेंट हुआ तो मॉरिशस जो है फिसल गया, सिंगापुर ऊपर आ गया, क्या प्रॉब्लम क्या है। आगे देखिए, अब ये सवाल, अभी सवाल ऐसा था ना, इसमें ये विशुद्ध कॉमन सेंस का वैसे सवाल है, बट इसमें डाल दिया है कि भाई अच्छा, इसको तो करंट अफेयर मुझे याद आ रहा है, जब भी सवाल देखा तो लास्ट ईयर करंट अफेयर जो कराया था उसमें भी था, सभी लोगों ने कराया होगा, ऐसे कोई मेरी उसमें एक्सक्लूसिव विशेषता नहीं थी, बट ये सवाल सबने लगभग कराया था। लेकिन मान लो आपको नहीं पता था, तो कैसे करते। मैंने जब इस सवाल को देखा तो मुझे लगा कि भाई यूएबी लिखा हुआ है, यूएबी मतलब समझते हो ना क्या होता है। यूएबी मतलब ड्रोन टाइप का ना, यही होता है ना, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन ही हुआ ना। ओके फाइन। अब ये ड्रोन है, बम बरसक ड्रोन। भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी में कोई दुनिया के टॉप पे तो बैठा नहीं है कि भारत कोई हेरोन ड्रोन का निर्माण खुद करता हो, इंपोर्ट ही करता है मोस्टली। तो कह रहा है स्वदेशी, क्या कह रहा है, स्वदेशी। तो पहली चीज तो स्वदेशी है, वो सकारात्मक स्टेटमेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है, एक एक्सट्रीम फैक्ट दे दिया है, और जनरली यूपीएससी में भी और बाकी एग्जाम में भी एक्सट्रीम फैक्ट बहुत गलत होते हैं। अभी नीचे भी दिखाऊंगा कि एक्सट्रीम फैक्ट, बहुत एक्सट्रीम फैक्ट अगर वन लाइनर है तो उसके गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। 4 ऑप्शन दिए हों और उसमें जो बहुत एक्सट्रीम फैक्ट होगा उसके गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन ये जो एक्सट्रीम फैक्ट है, ये जो शब्द मैं रिपीट कर रहा हूँ ना, जो बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर की आपकी लॉजिकल गेसिंग अगर आप देखोगे तो यही बात लास्ट ईयर में रिपीट कर रहा हूँ कि एक्सट्रीम फैक्ट गलत होते हैं। लेकिन अगर वो एक्सट्रीम फैक्ट किसी स्टेटमेंट के साथ क्लोजली रिलेटेड है तो फिर आपको पुनर्विचार करना चाहिए, तो फिर आपको उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। क्योंकि 2023 में भी ऐसे सवाल काफ़ी पूछे गए थे, 1-2 सवाल पूछे गए थे कि भाई इसमें इतना बजट दिया गया, और उसमें पॉइंट में भी था, और वो सही था। क्यों? क्योंकि उसके पहले का जो स्टेटमेंट था वो उसका एक सोर्स पॉइंट था, वो सोर्स था कि भाई वहाँ से ओरिजिन उसका हो रहा था दूसरे वाले स्टेटमेंट का।
तो पहला वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई ये जो फलाना FWD 200B है, ये एक भारत का स्वदेशी UAV है। जैसे उसने ऐसा कहा, आप बिना जज किए, बिना जजमेंटल हुए, बिना नेगेटिव माइंडसेट के हुए आप सोचिए कि अगर ये स्वदेशी विमान है, वो भी कौन सा UAV, वो भी ड्रोन है, तो अभी भारत की कैपेसिटी इतनी हुई नहीं है, भारत अभी भी इंपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा कैपेबल UAV को इजराइल वगैरह से, तो निश्चित तौर पर इसकी क्षमता लिमिटेड होगी। और अगर ये भारत ने इंपोर्ट नहीं भी किया है, मान लो भारत ने इंपोर्ट किया भी है, तो भी ड्रोन की अपनी लिमिटेशन होती है। जब हम देखते हैं कि भाई जो फ्लाइट्स होती हैं, जो जेट फाइटर्स प्लेन होते हैं, उनकी जो क्षमता होती है पेलोड गिराने की, वो कुछ 1000 किलोग्राम तक होती है। ऐसा नहीं कि वो कई सारे टन होता है। तो जब उनकी क्षमता इतनी लिमिटेड है, तो ये तो छोटा सा UAV है, छोटा सा ड्रोन है, तो 100 किलोग्राम दिक्कत क्या है? तो सही होना चाहिए। उस हिसाब से आप इसको सही मान सकते थे। दोनों रिलेटेड भी थे और UAV छोटा होता है, कॉमन सेंस लगाते, 100 किलोग्राम प्रोपोर्शनेट लगता है। यहाँ 1000 होता तो गलत होता, यहाँ पे 10 होता तो गलत होता, क्योंकि 10 किलोग्राम पेलोड गिराने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 किलोग्राम आप कहीं भी गिराओगे, क्या नुकसान होगा उससे? कम से कम 100 किलोग्राम ठीक ठाक लग रहा है। 1000 होता तो अरे भाई 1000 किलोग्राम एक ड्रोन कैसे ले जाएगा? अनटिल अनलेस बहुत बहुत कैपेबल हो अमेरिका कोई ड्रोन ना हो। ऐसे ये दूसरा एक क्वेश्चन है कि भाई भारत ऑस्ट्रेलिया एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट हुआ और इस तरह की पहली पहल है। अब कोई अगर ये सोचे कि भाई क्या भारत ने पहली बार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, तो नहीं, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के पहले भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है और हमारा खूब घाटा है। बहुत सारे कंट्रीज के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया और बहुत घाटा हुआ हमारा। तो पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं था, इस क्वेश्चन में पेश था। ये क्वेश्चन कह रहा था अपनी तरह का पहला था, फर्स्ट इन इट्स ओन काइंड। ये अपनी तरह का पहला था, ये पहला नहीं था। अगर तुमको लग रहा है ये पहला था, तो तुम क्वेश्चन ठीक से पढ़ ही नहीं रहे हो। 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ोगे तो लगेगा अपनी तरह का पहला है, कंडीशनल है, तो इसके वेग स्टेटमेंट है, सामान्य स्टेटमेंट है, इसमें कोई दिक्कत लग नहीं रहा है मुझे। क्योंकि एक्चुअली में मुझे भी नहीं पता है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, वो तो पढ़ना पड़ेगा कि उसमें क्या स्पेसिफिकेशन है, तब पता चलेगा कि भाई ये अलग है। लेकिन अपनी तरह जब उसने लगा दिया, अपने काइंड का, तो हो सकता है कि अपने काइंड का कितने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए होंगे। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी खूब चर्चा हो रही थी कि भाई अर्ली हार्वेस्ट डील कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा स्टेटमेंट पढ़ करके मैं मुस्कुराया। क्यों मुस्कुराया? कि भाई अभी अमेरिका में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो नहीं, लेकिन कहेंगे उसे ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है। और अमेरिका में ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए कौन गए हुए हैं, बार बार जा रहे हैं? उनका नाम है पीयूष गोयल, पता है ना? और पीयूष गोयल कौन से मिनिस्टर देखते हैं? बोलो बोलो ना। हाँ, ट्रेड एंड कॉमर्स, कॉमर्स देखते हैं। और यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कर रहा है? बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन चाहिए, लॉजिकल गेसिंग के लिए बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन चाहिए। लॉजिकल गेसिंग तुक्का नहीं है। तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं तो तुम नहीं कर पाओगे, तुम कितने भी तुर्रम खान किनो, तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन होना ही चाहिए। अगर तुम जरा भी समझते हो कि न्यूज़पेपर पढ़ते हो कि भाई पीयूष गोयल गए हुए हैं अमेरिका में, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, तो मिनिस्टर टू मिनिस्टर बात करेंगे, तो मिनिस्टर टू मिनिस्टर क्लर्क वाला काम नहीं करते, मिनिस्टर टू मिनिस्टर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते, मिनिस्टर टू मिनिस्टर कॉन्सेप्चुअली बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे बात करते हैं। लेकिन बाबू वाला काम कौन करेगा? सेक्रेटरी करेगा। कौन सेक्रेटरी करेगा? अरे कॉमर्स मिनिस्टर गया है तो कॉमर्स सेक्रेटरी करेगा। सुनील बर्थवाल ने भाग लिया तो दिक्कत क्या है इसमें? आपको क्लोजली रिलेटेड है, रेशनलिटी के साथ जस्टिफाई हो रहा है, लॉजिकल लग रहा है, करंट अफेयर में आप पढ़ते हो, आपको पता है, जस्टिफाइड है, दोनों सही होने चाहिए। इसमें कोई दिक्कत है आपको? देखने में फैक्ट लग रहा है ना, देखने में भयानक फैक्ट लग रहा है कि सुनील बर्थवाल गए कि नहीं, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम कैसी है? तुम सुनील बर्थवाल पे ध्यान दे रहे हो, मैं कॉमर्स सेक्रेटरी पे ध्यान दे रहा हूं। मुझे सुनील बर्थवाल से मतलब ही नहीं है, मुझे मतलब है कॉमर्स सेक्रेटरी लिखा हुआ है, तो कॉमर्स सेक्रेटरी लिखा हुआ है, कॉमन सेंस कह रहा है कॉमर्स सेक्रेटरी भाग लिया होगा। कॉमर्स मिनिस्टर होता तो भी सही था, मतलब लॉजिक के हिसाब से। अब गलत भी हो सकता है, लॉजिक हमेशा सही होता है, ऐसा थोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, अभी अंग्रेजी वाले परेशान ना हो, क्योंकि अंग्रेजी वाला भी वो कॉपी होके ठीक से इसमें पेस्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने एक ही उठा लिया। ठीक, ये ध्यान रखते हुए कि यूटिलिटेरियन थ्योरी 70% लोग, 60% लोग हिंदी वाले हैं, तो वो कम से कम नाराज ना हो। बाकी मैं अंग्रेजी में पढ़ ही देता हूँ। तो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट है, सॉरी पॉलिसी है, राइट की जो पॉलिसी है, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की जो पॉलिसी है, उसके संदर्भ में, उसके रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन पे आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, ये दोहा डेवलपमेंट एजेंडा और ट्रिप्स एग्रीमेंट के प्रति इंडिया की कमिटमेंट को दोहराता है।
सबको पता है कि भाई WTO से रिलेटेड है दोहा, और WTO में ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR की इशूज जाते रहते हैं। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट भी इसी से रिलेटेड है। तो इसमें सकारात्मक स्टेटमेंट में कोई समस्या नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम दिखा नहीं, बहुत सकारात्मक, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, तो आई एज्यूम्ड इट राइट। दूसरा क्या कहता है कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी औद्योगिक नीति है, और जो इसका जो प्रमोशन का डिपार्टमेंट है यानी कि जो DIPP है, भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के रेगुलेशन के लिए एक अथॉरिटी है। अब सोचो जरा आप यहाँ पे कि भाई जनरली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किससे रिलेटेड होता है? भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कौन क्लेम करता है? जब कोई ट्रेड करेगा, कोई कॉमर्स करेगा, कोई व्यापार करेगा, कोई रिसर्च करेगा, कोई पेटेंट कराएगा। तो पेटेंट कराएगा किस लिए? पेटेंट कराएगा व्यापार करने के लिए। मैं मान लो पेटेंट करवा लेता हूं कि मैंने एक ऐसी जादू की छड़ी बनाई है जिसके माध्यम से सब कुछ इंसान भूल जाता है, तो मैं जादू की छड़ी बेचूंगा ना पूरी दुनिया में। या मान लो ओखाट ने कोई एक दवा लॉन्च की है जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, तो वो पेटेंट कराएगा इसलिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इसलिए सिक्योर करेगा ताकि उसको व्यापार करना है। तो ये जो औद्योगिक नीति है वो किस लिए बनती है? व्यापार के लिए बनती है। जो DIPP है वो क्या करती है? इंडस्ट्री ट्रेड किस तरीके से प्रमोट हो, किस तरीके से ट्रेड फैसिलिटेशन हो, उसके लिए। तो दोनों रिलेटेड है, IPR और DIPP आपस में रिलेटेड है। मुझे कोई दिक्कत लगता नहीं है, कोई मुझे कंट्राडिक्शन नहीं दिखता है, कोई मुझे परस्पर विरोध नहीं दिखता, विरोधाभास भी नहीं दिखता है, इसलिए मैं दोनों के साथ जाऊंगा। अब सही है गलत है वो देख लेना, बट दोनों सही होंगे इस तरीके के स्टेटमेंट में। और इसमें 10 प्रश्न अगर आप इस तरीके से हल करोगे, बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि 7 सही होंगे, 3 गलत हो सकते हैं, फिर भी आप फायदे में रहोगे। ठीक है भाई। अब अगला जो थीम है वह है कॉमन सेंस और नॉमनक्लेचर। ये जो नॉमनक्लेचर है, नामकरण है, जैसे उदाहरण के तौर पर बहुत बार कहता हूं कि भाई UPSC ने 2016 में पूछा खड़ाई कैमल, तो खड़ाई खड़ाई मतलब खारा, कैमल मतलब ऊंट, उस तरीके से लोगों ने किया। ऐसे उसने पूछा वो क्या था कालिदास वाला यार, क्या था वो, प्रेम प्रसंग था, क्या था वो प्रेम प्रसंग उनका, अवंती उज्जैनी, क्या नाम, अवंती का वो था ना राजकुमार, मालविका हाँ वगैरह मालविका वगैरह था। तो मालविका अग्निमित्रम, तो लड़का है लड़की है, एक प्रेम कहानी में लड़का होता है लड़की होती है, तो उस हिसाब से प्रेम कथा होने की संभावना ज़्यादा थी। ऐसे ही आप बहुत सारी चीज़ों को संधिविच्छेद करेंगे। तो नॉमनक्लेचर, नाम से आप काफ़ी कुछ महसूस कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इस्लामाबाद, आपको कोई बोलेगा इस्लामाबाद नेपाल की राजधानी है, अरे भैया इस्लामाबाद लिखा है, अब तुमको पता है नेपाल एक हिंदू बाहुल्य राष्ट्र है, तो इस्लामाबाद नाम क्यों रखेगा? हाँ, ऐसे नाम दे दिया उसने वाशिंगटन, तो बोलोगे कि वाशिंगटन जो है ना वो साउथ एशिया में स्थित एक शहर है। अरे भाई वाशिंगटन अंग्रेज नाम दिख रहा है, इंग्लिश नाम दिख रहा है। वाशिंगटन किसी यूरोप कंट्री में होगा, किसी अंग्रेज कंट्री में होगा, अमेरिका में अंग्रेज रहते हैं, वहाँ पे अंग्रेजी रहते हैं ना, यूरोप वाले ही तो आए हैं, वहाँ बस गए। तो नॉमनक्लेचर जो है उससे बहुत चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर इस सवाल को देखो, अब इसको जो नए बच्चे हैं, पुराने वाले तो पुराने चावल तो डरते नहीं, वो सिर्फ बस फेल हो जाते हैं कैसे भी करके, लेकिन डरते नहीं। नए बच्चे जो हैं ऐसे फैक्ट देखेंगे तो भाग जाएंगे, बोलेंगे क्या दिया है, गीता नाथ नौसेदा, लुआंग कुआंग, हल्ला टॉमस डॉटर, जोस राउल मुल्नो, किसे पता कौन से राष्ट्र के, हमें क्या मालूम। लेकिन जरा सोचो कि चीनी लोगों के नाम कैसे होते हैं, ली कुआंग, सी जिनपिंग, ली कॉक्योंग, इस तरीके से नाम होते। चाइना और वियतनाम पड़ोसी पड़ोसी एक हिसाब से, ताइवान, चाइना, वियतनाम, साउथ कोरिया, तो कुआंग लुआंग इस तरीके से नाम तो वियतनाम का होना चाहिए, तो बी का 2 हो जाएगा। जैसे बी का 2 हुआ वैसे ही आंसर आ गया, खत्म। नॉमनक्लेचर, नामकरण, नाम में ही सब कुछ रखा है, खत्म हो गया। एक सवाल और देखो, ये सवाल क्या है, कह रहा है कि भाई जो लिस्ट ए है लिस्ट 2 के साथ मैच करो। अब मैंने इसमें देखा कि भाई काम की चीज क्या है, आम्र वर्षा। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं खुद भी फूलों की बौछार वाली वर्षा कहाँ होती मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरे नज़र में लू दिख गया। हमने कहा यार लू तो मुझे पता है ना, बचपन में कितना लू आता था, और यूपी में लू आता है, बिहार में लू आता है, दिल्ली में लू आता है, पंजाब दिल्ली सटे सटे हैं, तो पंजाब में भी लू आता है, तो पंजाब से बिहार तक लू आता है।
भाई यूपी में लू आता है, मैं रहा हूँ। तुम यूपी का एग्जाम दे रहे हो, तुमने लू नहीं पता किया तो फिर तुम्हारा जिंदगी सही में आलू है बिल्कुल। अब तुम दिल्ली में रहे हो, लू आता है, हरियाणा में लू आता है, तो पंजाब में भी लू आता है, बिहार में भी लू आता है, तो लू को पंजाब बिहार से मैच कर दो, पंजाब से बिहार, डी का पहला हो जाएगा। हो सकता है तुमको आता रहा हो, तो हंसो मत, क्योंकि तुमको आता होगा, लेकिन प्रेशर में सामान्य इंफॉर्मेशन के आधार पर कोई व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है। और दूसरा क्या है ना, इन 3 ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत क्या है? अगर आपको एक आता है उससे आंसर निकल रहा है, क्यों पढ़ना है भाई? नेक्स्ट। हाँ, ये बड़ा मस्त था। अभी आपको मैंने क्या बताया, इस्लामाबाद नेपाल में हो सकता है क्या? बोलो, इस्लामाबाद नेपाल में हो सकता है? नो सर। नहीं, नहीं होगा। अब मुझे नहीं पता ये, हालांकि मुझे पता है, लेकिन मान लो नहीं पता है, डबलिन भी नहीं पता है, खार्तूम लिखा है, खार्तूम किस टाइप का वर्ड लग रहा है? थोड़ा सर मिडिल ईस्ट। थोड़ा मिडिल ईस्ट जैसा वर्ड लग रहा है। मिडिल ईस्ट के नाम के आधार पर नामकरण कौन से राष्ट्र करेंगे? जो मुस्लिम राष्ट्र होंगे? होंगे नहीं होंगे? मुस्लिम राष्ट्र होंगे ना। अगर आपको ये पता है कि इथोपिया मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, इथोपिया में क्रिश्चियन लोग ज्यादा रहे हैं, यूरोप ने कॉलोनी अपनी बसाई थी, तो उस हिसाब से आप सोचोगे तो यहाँ पे अरेबिक नाम होने की संभावना थोड़ी सी कम है। खार्तूम नाम वहां होगा जहां मुस्लिम ज्यादा होंगे, तो उस हिसाब से इसको कर सकते थे। लेकिन आपको ये अगर नहीं पता है तो फिर आप एक एक ऑप्शन को टटोलिए, इसी आधार पे, सेम लॉजिक के आधार पे, जिसको मैं कहता हूँ नॉमेनक्लेचर, नामकरण। कैसे? डबलिन है, ठीक, डबलिन एक अंग्रेज नाम है ना, है ना? तो डबलिन एक अंग्रेज नाम है, कनाडा में भी हो सकता है, आयरलैंड में भी हो सकता है, दोनों जगह अंग्रेज। ओटावा क्या है? एक अंग्रेज नाम है, कनाडा में भी हो सकता है, आयरलैंड में भी हो सकता है। यानी कि ये दोनों या तो इंटरचेंज होंगे, अगर इंटरचेंज होंगे, मेरी बात समझ में आ रही है जो कह रहा हूं? फिर से सुनो, अगर मान लो खार्तूम वाली बात नहीं आती है, तो दूसरा तरीका नोमेनक्लेचर का कि भाई ओटावा अंग्रेज नाम है ना, तो कनाडा में भी हो सकता है, आयरलैंड में भी हो सकता है, क्योंकि म्यांमार तो अंग्रेज है नहीं, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। डबलिंग अंग्रेज नाम है तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर ये इंटरचेंज होगा, अगर ये इंटरचेंज होगा कि डबलिन कनाडा का है, ओटावा आयरलैंड का है, तो दोनों गलत हो जाएंगे, दोनों गलत हो जाएंगे ना। लेकिन इसमें क्या पूछा है? कोई एक ही गलत है, कोई सुमेलित जो नहीं है एक ही होगा ना, दो सुमेलित नहीं है ऐसा तो पूछा नहीं है, कोई एक नहीं सुमेलित है वो पूछा है, तो दोनों गलत तो हो नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। और दोनों अंग्रेज नाम है, दोनों अंग्रेज नाम है, दोनों गलत नहीं हो सकते हैं, मतलब बेचारों दोनों को सही होना पड़ेगा। दिस इज वेरी ऑब्वियस कॉमन सेंस। तो ये दोनों सही होने ही पड़ेंगे, मजबूरी है इनके सही होना। अब डाउट आ गया नाय पीड़ा पे और खार्तूम पे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो खार्तूम म्यांमार में हो नहीं सकता। नाय पीड़ा जिस तरीके से है म्यांमार के साथ आप जा सकते हो, या कुछ भी नहीं आता तो 50-50 तो निकाल ही लोगे आप। और वैसे भी खार्तूम एक अरेबिक नाम है, इथोपिया के साथ आप मार्क कर सकते हो, क्योंकि भाई म्यांमार तो होगा नहीं खार्तूम का, क्योंकि म्यांमार एक मुस्लिम कंट्री तो नहीं है। आपको भी पता है रोहिंग्या का इशू चल रहा है, तो आप इसके साथ जाइए कि ये भी मुस्लिम कंट्री नहीं लग रहा है। अगर आपको इथोपिया के बारे में बेसिक भी पता है तो आपको पता होगा मेजॉरिटी क्रिश्चियन है वहां पे। खैर, कोई इसमें तुक्काबाजी नहीं है। आप जब नहीं आता है, जब कंफ्यूज हो, जब आपको लगता है यार ये होगा, तब आप इसका उपयोग कर सकते हो। अब ये है नॉमेनक्लेचर के आधार पे, ये मैंने लास्ट ईयर भी 2023 के किसी एक सवाल में ऐसा कुछ यूज किया था, या 23 या 20 के सवाल में सेम चीज़ यूज कर रहा हूँ। मैं कम्युनल माइंडसेट का नहीं हूँ, प्रॉपर सहिष्णुता और सर्वधर्म संभाव वाला व्यक्ति हूँ। कास्टलेस सोसाइटी, रिलीजन लेस सोसाइटी में विश्वास रखता हूँ। मुझे रिलीजन में कोई इंटरेस्ट नहीं, कंप्लीटली एथिस्ट व्यक्ति हूँ, कास्टलेस व्यक्ति हूँ। लेकिन पढ़ाने के लिए धर्म का अगर कोई प्रयोग हो जाता है तो वो महज एक संयोग होगा, उसको मेरे व्यक्तित्व से न जोड़ा जाए। ठीक, अब बताता हूँ। ऐसे पिछली बार भी एक वो बताना पड़ा था, डिस्क्लेमर, क्योंकि उपयोग कई बार टर्म करने पड़ते हैं। बरेली है, आपको पता है ना, बरेली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? चलो बताओ किसने किया था, टेल वीरों। बरेली में खान अब्दुल गफर खान हाँ, सर। मुस्लिम थे ना मुस्लिम? जी सर। ठीक, बरेली में मुस्लिम ने 1857 में भी नेतृत्व किया। बरेली में मुस्लिम पॉपुलेशन ठीक ठाक है, ये भी आपको पता है। बरेली का नाम भी कहीं ना कहीं वैसा ही महसूस होता है। तो सवाल है कि बरेली का विद्रोह, तो मुस्लिम की तरफ जाओगे, हिंदू की तरफ जाओगे? ये तो कोई अंग्रेज लग रहा है, मतलब वैसा नाम, ठीक है। ये तो ऐसे लग रहा है बहुत प्लेन एरिया वाला नाम। और ये तो कोई संबित पात्रा या महापात्रा इस तरीके से सुना होगा तो,
उड़ीसा की तरफ का लग रहा है। मुस्लिम नाम कहाँ पे? यहाँ पे है ना। तो बरेली को मुस्लिम के साथ जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे? जोड़ोगे? इसमें कम्युनल होने वाली कौन सी बात है? Yes, sir. तो बी को 3 से जोड़ सकते हो। जैसे जोड़ोगे आंसर आएगा नहीं आएगा? और क्रॉस मैच करने के लिए महापात्रा है तो अब इसमें तुमको पता होना चाहिए ना, पाई का उड़ीसा में हुआ। तो जाने दो, ये मत करो, नहीं तो फिर बोलोगे सब पता ही होगा मास्टर, फिर लॉजिकल गेसिंग कहेगा। तो बरेली है, मुस्लिम नाम देखा, आप मार्क कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता बरेली में काफ़ी मुसलमान है। 1857 वगैरह में भी कुछ मुस्लिम ने भी नेतृत्व किया था। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जरूरी है, आपको पहले भी बताया है। अगर थोड़ा भी आपको कॉमन सेंस है तो आप कर लोगे। नेक्स्ट अब कौन सा आ गया? क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी तो कर चुके ना। अच्छा, फिर से आगे यहां तक। अब देखो, कांचीपुरम, जैसलमेर, कोडाईकनाल, भिलाई, ये है कोडाईकनाल पे यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है, ठीक है, और यूपीपीसीएस ने भी पूछा है कोडाईकनाल पे कुछ तो भी। लेकिन जाने दो, सब वो सब जाने मत दो। पीवाईक्यू की थीम पता होगी तो आप अपने आप करोगे। अगर आपको पता होगा फेमस शहरों पे सवाल बनता है किसी न किसी रूप में, चाहे उनकी ज्योग्राफी, टोपोग्राफी, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, क्लाइमेट, तो आप करोगे, ठीक है, तो जाने मत दो। इसलिए पीवाईक्यू की थीम बहुत ज़रूरी है। एक को रोस्ट कर दिया था लास्ट ईयर इसी गुस्से में कि भाई खाली पीवाईक्यू नहीं देना होता है, उसका साइंटिफिक क्या इन्फ्रेंस आप निकाल रहे हो, वो थीम देना होता है। अगर मेरी बात पहुँचे तो उनके पास बहुत संसाधन है, टीम लगा करके उसका इन्फ्रेंस निकाल करके थीम उसका निकाल लो, ताकि बच्चों को फ़ायदा हो जाए। इस पे हम काम करेंगे। जिस तरीके से हमने मेंस में पीवाईक्यू और उससे मिलते जुलते सवालों की हमने बुकलेट रेडी कराई, ऐसे ही हम प्रीलिम में भी पीवाईक्यू के आधार पे थीम निकालेंगे और उस थीम को निकाल करके हम क्वेश्चन प्रेडिक्ट करेंगे और उनके हम कुछ कुछ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे कांचीपुरम है ना। कांचीपुरम में एक पुराना शहर है या नहीं है ना, पुराना शहर। हाँ, यस सर। तो कांचीपुरम Yes, sir. स्वतंत्रता के बाद उसकी योजना वगैरह बनाई गई होगी, तुम्हें लगता है? कांचीपुरम को नया शहर है क्या? नो सर। तो पहला तो हो नहीं सकता ए का, तो ये गया। अब देखो, तो पुराना है ना, तो प्राचीन होगा, तो ए का चौथा हो सकता है ना, इसकी संभावना ज्यादा है। मैं पहला तो हो नहीं सकता, ये कट गया, चौथा हो सकता है क्योंकि प्राचीन है। अब और चलो तो ले लेते हैं वेरीफाई करने के लिए। मान लो आपने चौथा नहीं मार्क किया तो भी। भिलाई क्या है? भिलाई इंडस्ट्रियल एरिया है ना, इंडस्ट्रियल एरिया है ना, स्टील वगैरह खूब होता है। जी सर. यस सर। पूरे स्टील का इतिहास ही कितना है बताओ? क्या मध्यकाल में स्टील होता था क्या? जी सर. हाँ, मॉडर्न. नो नहीं। सर। प्राचीन काल में स्टील होता था क्या? नहीं. तो बचा क्या? स्वातंत्र्योत्तर काल और औपनिवेशिक काल, 1 और 2। तो डी का 1 होगा या डी का 2 होगा। अब डी में ये भी हो सकता है और डी में ये भी हो सकता है। लेकिन मजे की बात है कि हम 4 को शॉर्टलिस्ट पहले ही कर चुके हैं, तो इसकी संभावना ज्यादा है। और वैसे भी भिलाई जो है, अगर आपको जरा भी पता है कि भिलाई तो यार आजादी के बाद कुछ नेहरू जी ने किया था, तो आप ऐसे भी मार्क कर दोगे, ठीक। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जिसका जितना ज्यादा वो उतना कॉन्फिडेंटली मार्क कर पाएगा। समझ में आया ना? अब एक सवाल, अभी जो बाकी अलग अलग थीम है उन पे सवाल करेंगे, क्योंकि 40 सवाल तक ही मैं देख पाया था। तो अब ये देखो, ये एक मस्त सवाल है, विशुद्ध कॉमन सेंस जिसको मैं बोलता हूँ, है ना। जैसे मिर्जापुर में वो कहते हैं कालीन भैया तुम विशुद्ध ... हो, ऐसे ही विशुद्ध कॉमन सेंस है। तो क्या है इसमें? कह रहा है कि भाई चावल उत्पादन की पश्चिमी सीमा रेखा जो है वो कितने सेंटीमीटर पे है बारिश के। चावल उत्पादन के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है। एक वर्ष में चावल की 3 फसलें कौन उगाता है, और चावल उत्पादन में बिहार का योगदान कितना है, ठीक। अब जो है भाई, तुम्हें पता है कि जब लास्ट ईयर प्रीलिम का करंट अफेयर में पढ़ा रहा था, उन शुरुआती लोगों में से हम लोग थे जिन्होंने चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल टॉप पे नहीं रहा, इस बात को बताया था। कुछ साउथ का कोई स्टेट हो गया था, पता है ना। यस सर। और ये भी पता था उत्तर प्रदेश भी खूब ठीक ठाक उत्पादन करता है। तो अगर उत्तर प्रदेश ठीक ठाक उत्पादन करता है, कहीं टॉप 3 में है, बंगाल है इतना ज्यादा उत्पादन करने वाला, साउथ का राज्य पहले स्थान पर आ गया है, तो ये तीनों मिलकर के 50-60%, 70% वैसे ही उत्पादन कर देंगे। तो एक हिसाब से देखा जाए तो बिहार कहीं ना कहीं पीछे है, बहुत आगे तो नहीं है चावल उत्पादन में, नंबर 1। नंबर 2, बिहार का जो लैंड एरिया है, वो लैंड एरिया क्या बहुत ज्यादा है? नहीं है बहुत ज्यादा। तो बिहार का लैंड एरिया बहुत ज्यादा नहीं, ऊपर से इतना ओवर पॉपुलेशन है,
तो 15% तो उगाएगा चावल, इस बात की संभावना डाउटफुल लगती है। लेकिन फिर भी एक एक को वेरीफाई करते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे? चावल उत्पादन की पश्चिमी सीमा रेखा, यानी कि सबसे वेस्टर्न एरिया में, चूंकि ईस्टर्न एरिया में सबसे ज़्यादा चावल होता है, ईस्टर्न एरिया में सबसे ज़्यादा चावल होता है, यानी बंगाल उड़ीसा में सबसे ज़्यादा चावल होता है, तो वहां पे बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही होगी। जैसे जैसे वेस्ट की तरफ जाते जाएंगे बारिश कम होती जाएगी, तो बारिश कम होती जाएगी, लेकिन वो जो लाइन आप बनाएंगे रेनफॉल वाली, वो कितने सेंटीमीटर पे बनेगी? जहां जहां बंगाल में, उड़ीसा में, यूपी के एरियाज में चावल बहुत जम के होता है, वहां पे 150 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर की बारिश होती। लेकिन अगर आपको ये पता है बेसिक कॉमन सेंस कि चावल उत्पादन के लिए एवरेज रेनफॉल ही 70-75 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर चाहिए, उससे कम पे चावल नहीं होता है, तो आप सोचोगे कि भाई चाहे वो पश्चिमी सीमा रेखा हो चाहे पूर्वी सीमा रेखा हो, 100 से ज्यादा तो होगा ही होगा, इससे कम तो नहीं होगा, या 100 के आसपास होगा। और पश्चिम एरियाज में, वेस्टर्न एरियाज में जो चावल है वो कम उत्पादन होता है, तो 200 नहीं होगा, 100 होगा। 100 से नीचे जाओगे तो चावल ही नहीं पैदा होगा, 70-75 के नीचे चावल नहीं होता है। तो आप इसको सही मान सकते हो, कम से कम इसके प्रति नकारात्मक रुख नहीं रख सकते हो। 100% तो सही नहीं मानोगे क्योंकि आपको नहीं पता है कि सही होगा नहीं होगा, लेकिन हाँ, आप इसको पॉजिटिव कैटेगरी में रख सकते हो। चावल उत्पादन के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश। अगर आपको लास्ट ईयर का डेटा पता है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, तो आप सोच सकते हो हाँ उत्तर प्रदेश हो सकता है, क्योंकि बंगाल यूपी से छोटा है इस मामले सोइंग एरिया में, साउथ की स्टेट छोटी है सोइंग एरिया में, तो उत्तर प्रदेश हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश का उस तरीके से ज्योग्राफी भी है। एक साल में चावल की 3 फसलें, बंगाल के लोग नाराज ना हो, भूखी बंगाली भाते भात, ये कहावत बहुत फेमस, और वहां पे राइस और फिश का बहुत कल्चर है, तो 3 फसलें उगाते होंगे, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि किसी भी स्टेटमेंट पे, शुरुआत के 3 स्टेटमेंट पे कोई डाउट नहीं है। चौथे स्टेटमेंट पे डाउट क्यों है? चावल उत्पादन में बिहार का योगदान अगर वो कहता है चौथा है तो डाउट नहीं आता, वो कहता है 5वां है तो डाउट नहीं आता, 6ठा है तो डाउट नहीं आता। डाउट आता है इसके 15% को लेकर के, कि भाई शुरुआत में टॉप पे यूपी, बंगाल, साउथ की स्टेट है, आपको पता है बंगाल, बंगाल, उड़ीसा, यूपी, साउथ की स्टेट की तुलना में बिहार का क्षेत्रफल काफी छोटा, बिहार का सोइंग एरिया और छोटा, फिर बिहार में चावल का जो उत्पादन होगा वो और लिमिटेड हो जाएगा। लेकिन 15%, क्या 15% छोटा होता है? 15% का मतलब है कि ऐसे जो टॉप 6 स्टेट एवरेज 15% उत्पादन करेंगे, तो बिहार को कहीं ना कहीं टॉप 5 में होना चाहिए, टॉप 4 में होना चाहिए। लेकिन आपको पता है 3-4 स्टेट में तो कोई हवा नहीं लग रही है, तो 15% कैसे उत्पादन करेगा? तो कहने का अर्थ है कि ये विशुद्ध कॉमन सेंस है। मैं बार बार कहता हूँ विशुद्ध कॉमन सेंस उनके लिए है। लास्ट ईयर का जब आप लॉजिकल गेसिंग देखोगे तो थोड़ा कड़ी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि विशुद्ध कॉमन सेंस एक एवरेज आईक्यू के ऊपर के लोगों के लिए, वो सामान्य लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि सामान्य लोग ना इसमें उनको समझेगा नहीं, हवा नहीं लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। आईक्यू अगर आप समझ पा रहे हैं, मतलब आपकी आईक्यू अच्छी है कि भाई ईस्टर्न एरियाज में, बंगाल, बिहार और बंगाल, उड़ीसा और यूपी में, इवन बिहार में भी जो चावल होता है बहुत ज़्यादा होता है, बारिश होती है बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे वेस्टर्न एरियाज में आएंगे बारिश थोड़ी कम होती जाती है, लेकिन इतनी बारिश चाहिए कि चावल हो सके, तो 100 सेंटीमीटर के आसपास कोई दिक्कत नहीं है। 200 थोड़े बता रहा है, कम बता रहा है ना, ये 200 बताता तो गलत हो जाता, 50 बताता तो गलत हो जाता। चावल के उत्पादन के अधीन सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश, भाई ऑब्वियस लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पश्चिम बंगाल में 3 बार फसलें उगाई जाती हैं चावल की, भाई पश्चिम बंगाल वाले सिर्फ चावल खाते हैं, 3 दिन में धो के खाते हैं, फिश के साथ खाते हैं, कढ़ी के साथ खाते हैं, सूखे खाते हैं, नमक के साथ खाते हैं, तो खाते होंगे। उस हिसाब से ये डाउटफुल भी है, और इसको थोड़ा और वेरीफाई करोगे तो कर लोगे। आई थिंक दिस इज, और भी है क्या यार? ठीक है, देख लेते हैं अभी। कपास फसल के लिए मैं महाराष्ट्र में, मेरा थोड़ा प्रीजुडिस हावी हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे फसल देखी है, बट फिर भी इसको कॉमन सेंस से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, विशुद्ध कॉमन सेंस से। कपास खरीफ फसल है। अब चूंकि मैंने देखा है खरीफ के सीजन में महाराष्ट्र में कपास को, इवन वेस्टर्न इंडिया में भी हाथरस, सादाबाद वगैरह में मेरे फ्रेंड रहते थे, तो उधर मैं गया था, तब भी उधर उस सीजन में मैंने कपास देखा था। और खरीफ की फसल है, मुझे पता है, अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर बात अलग है, बट मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन पता था, और बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तभी लॉजिक्स काम करते हैं। तुम उठ के चले आओगे तो नहीं कर पाओगे, और विशुद्ध कॉमन सेंस वाला थोड़ा टफ होता भी होता है। तो कपास मुख्यतः खरीफ फसल, अगर आपको पता है, फिर आगे बढ़िए आप। कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक रूप से 50 से 75 सेंटीमीटर की मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। अब कॉमन सेंस, तुम्हारा कॉमन सेंस क्या है भाई? कि जो कपास होता है उस पे फूल उगते हैं। कपास जो होता है ब्लैक सॉइल में होता है। ब्लैक सॉइल कहाँ पाया जाता है?
ब्लैक सॉइल कहाँ पाया जाता है बताओ? सर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है। सर बीकानेर एरिया में। तो हाँ, और आपको पता है कि अधिकतर कपास वगैरह की जो खेती होती है महाराष्ट्र में, जिस एरिया में, विदर्भा कहते हैं उनको, विदर्भ का रीजन, अक्सर आत्महत्या की खबर आती है। क्यों आती है? कि बारिश नहीं हुआ, सूखा पड़ गया, पानी की दिक्कत थी, लोन ले लिया, आत्महत्या करना पड़ा। बीटी कॉटन जैसे शब्द का इस्तेमाल सुना है कहीं आपने? टर्मिनेटर सीड का इस्तेमाल सुना है आपने? बीटी कॉटन सुना है ना, जो भारत में एकमात्र परमिसिबल जेनेटिक मॉडिफाइड सीड का उपयोग होता है। महाराष्ट्र में, Yes, विदर्भा में sir. भर भर के होता है। अब विदर्भा में होता है और विदर्भा में बारिश कम होती है, मराठवाड़ा में बारिश कम होती है। तो बारिश कम होती है मतलब 200 सेंटीमीटर तो बारिश होगा ही नहीं होगा। अगर आपको पता है, ये रिलेट कर पाए आप कि भाई कॉटन है, कॉटन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ब्लैक सॉइल में। ब्लैक सॉइल वो भी कौन से एरियाज में? महाराष्ट्र के विदर्भा एरियाज में, जहाँ पे बीटी कॉटन का प्रचलन बहुत ज्यादा है, जिसको बारिश की कम जरूरत पड़े, जिसपे पेस्ट अटैक कम हो, और आत्महत्या करते हैं, बारिश नहीं होती है। मतलब कि बारिश कम होती है, 50 सेंटीमीटर एक कम बारिश है, तो होगा मध्यम बारिश। अदरवाइज पूर्वांचल में आप बोलोगे जहाँ पे 150 सेंटीमीटर होती है बारिश उसी सीजन में, तो कैसे सही होगा? तो कर सकते थे आप इसको, इस स्टेटमेंट को आप सही मान सकते थे, सेकंड वाले को। और अगर आपको पता होता खरीफ की फसल है तो इसको सही मान सकते, दोनों सही है। इस बच्चे ने शायद गलत कर दिया। दूसरा वाला, अब देखो, इस लड़के ने जिसका भी पेपर मुझे किसी ने भेजा लॉजिकल गेसिंग के लिए, अगर इसने लॉजिकल गेसिंग इस्तेमाल किया होता तो पहला देखो इसको पता था, क्योंकि इसने रटा था, रटना बहादुर था ना, मतलब रट्टा मारो जिंदाबाद। तो उसको पता था कि खरीफ क्रॉप है कॉटन, क्योंकि जिंदगी भर उसने रटा था बेचारे ने। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो कॉमन सेंस पे, जो रेशनैलिटी पे, जो लॉजिक्स पे डिपेंडेंट था, नहीं कर पाया, चौक हो गया। क्यों? उसने पढ़ने की हिम्मत ही नहीं की। अरे भाई मुझे क्या पता 50 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर, उसको लगा ये तो फैक्ट है, महान फैक्ट है, ये तो रटा नहीं था। उस मूर्ख को ये नहीं लगा, मूर्ख नहीं, अभागा था बेचारा, उसको ये नहीं लगा कि भाई रिलेट कर लो, कपास कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ होता है? आत्महत्या बहुत हो रही है। विदर्भा में होता है, बारिश कम होती है, जलदूत एक्सप्रेस चलानी पड़ती है वहाँ पे, मराठवाड़ा एक्सप्रेस चलानी पड़ती है, तो बारिश कम होगी वहाँ पे, दैट इज ओके। कम बारिश में नहीं होता तो कैसे वहाँ पे हो पाता? अच्छा, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, इट मे बी सॉल्व थ्रू पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड रिलेटिविज्म टू, यानी कि दो स्टेटमेंट बहुत सकारात्मक हैं और दोनों बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं, उससे भी ये सॉल्व हो सकता है। बट ये वाला थोड़ा टफ था, उसमें फिट नहीं बैठ रहा था, इसलिए मैंने इसको विशुद्ध कॉमन सेंस में डाल दिया। अगला सवाल, R21 मैट्रिक्स क्या है? ये तो यार मैंने कहा था, क्या कहा था कि भाई अगर दो फैक्ट हैं आपस में सिमिलर फैक्ट, उनमें से कोई एक होगा। बट मजे की बात है, इसमें भारत बायोटेक, एड्स, मलेरिया तय ही नहीं कर पाओगे आप इसको। तो वो वाला लॉजिक यहाँ पे लगेगा ही नहीं लगेगा, बस एक ही लॉजिक लगेगा और उससे आप 50-50 पे पहुंच जाओगे। वो लॉजिक क्या है पता है? अरे भाई एड्स का टीका अगर विकसित हो जाता ना, एड्स के खिलाफ टीका, पढ़ूंगा नहीं भारत बायोटेक या सीरम कौन है, अगर एड्स का टीका विकसित हो जाता तो दुनिया में ये बहुत बड़ी न्यूज बनती है, नहीं बनती? बहुत बड़ी न्यूज बनती कि नहीं बनती? बनती ना, एड्स का टीका बन गया। मतलब ऐसे तुम रोज अखबार पढ़ते हो, प्रिपरेशन कर रहे हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तुमको पता नहीं होता एड्स का टीका बन गया। यहाँ कोविड का टीका बनता है, दुनिया को पता चलता है एड्स का टीका बनेगा तो अफ्रीकन कंट्रीज के मजे हो जाएंगे। बेचारों को इतना डिजीज बर्डन और इतना आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है। एंटी रेट्रोवायरल जो थेरेपी है भारत से जाती है जेनेरिक, तो बेचारे जिंदा रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो उस आधार पे आप इमीडिएटली इसको खारिज कर सकते थे। एड्स का टीका बना रहे हैं, इतना कब डेवलप हो गए? बचा दो, 50-50 मारो जिंदाबाद। या फिर और आपको कॉमन सेंस लगाना है तो मैट्रिक्स में यम है, मलेरिया में भी यम है, लेकिन उससे काम आपका बनेगा नहीं। लेकिन फिर अंत में अब मुझे नहीं लग रहा अगर मैं इसके आगे कुछ बोलूंगा तो वो लॉजिक रह जाएगा, फिर वो मेरा बायस हावी हो जाएगा। तो बस इसमें से 50-50 में कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, ओके। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, ये लॉजिकल गेसिंग इसलिए ज़रूरी है, इसलिए नहीं कि इससे आपको नॉलेज होगा, इसलिए कि कम से कम 5 सालों का जो मैंने करवा दिया है उसको देख लोगे। आने वाले समय में 2024 में 25 में जो पेपर्स हुए हैं उनको करवा दूंगा, उनको देख लोगे तो आपको आदत हो जाएगी। जब भी आप टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे, PYQ देखोगे, थीम देखोगे, तो आपको आदत हो जाएगी। इस तरीके से सवाल पूछा गया है, इस तरीके से ट्रैप में फंसा रहा है, इस तरीके से अप्लाई करना है माइंड को, धैर्य के साथ करना है, स्थिर प्रज्ञता के साथ करना है, युद्ध भूमि में हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है? फिनिशर की तरह फिनिश करना है लास्ट तक।
तो आपको धीरे-धीरे अच्छी आदत डेवलप होती जाएगी। अच्छी आदत डेवलप होने में समय लगता है। जैसे मेंस में कहता था फॉलो द प्रोसेस, रोज़ लेक्चर में बोलता था फॉलो द प्रोसेस, फॉलो द प्रोसेस। अरे बुकलेट में पहले महीने दे सकता था, बुकलेट नहीं दिया, बुकलेट अंतिम 15-20 दिन में दिया, 25 दिन में। क्यों? क्योंकि बुकलेट एक क्या कहेंगे रेडीमेड थेरेपी है, रेसिपी है। जबकि लाइव आंसर राइटिंग, लाइव लेक्चर, लाइव इवैल्यूएशन, कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट, रिसर्च, टीचिंग, ये है आपका प्रोसेस। उस प्रोसेस से गुजरोगे नहीं तो बुकलेट तुमको समझेगा नहीं। बुकलेट का ज़्यादा अच्छा उपयोग उन्होंने किया होगा जिन्होंने पूरा पढ़ा होगा, जिन्होंने लेक्चर्स नहीं अटेंड किए, जिन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट नहीं पढ़ा, जिन्होंने 3 ABCD करते रहे अलग अलग PDF से और सोचा बुकलेट रट लूंगा, उनका फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन फंस गए होंगे तो भी नहीं कर पाए होंगे। तो प्रोसेस फॉलो करो, रोज लॉजिक्स को लगाओ, क्वेश्चन में अप्लाई करो। करंट अफेयर में भी कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अभी लेक्चर शुरू हो जाएंगे, क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, तो करंट अफेयर में भी वही बुद्धि इस्तेमाल करने का। ये 3 महीने मैं भी, तुम भी, हर कोई आत्मवत, साधुवत और निष्ठावान होकर के डूब जाओ, हर क्षण हर कण डुबो दो प्रीलिम के लिए। अभी हो गया मेंस, ठीक, मेंस पढ़ा होगा आपने, पूरा कवर होगा उम्मीद है। प्रीलिम के बाद में आपकी राह बहुत आसान होगी क्योंकि मेंस आपने कर लिया है। यही तो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन है। अब आपके सवाल और कुछ जवाब एक एक करके पूछिए अगर कुछ है तो। सबसे पहले नए लोग जो मुझसे अपरिचित हैं, वो उनको मौका पहले मिलना चाहिए, परिचय ज़रूरी है। और उसके बाद वो लोग जिनके साथ मैं ज़्यादा समय से बकबक कर रहा हूँ। चलिए शुरू कीजिए भाई, बताइए। कुछ है सवाल, कोई क्वेरी, कोई बात? I watched your video on UPPSC Prelim Logical Guessing on YouTube. I'm not enrolled in any batch here. I'm new to UPPSC preparation. Previously, I prepared for UPSC good. Please guide us to how should I align myself and prepare accordingly in these 3 months. Where should okay. गौरी कैसे है? 25 का टर्म दे रही हो? अगर 25 का टर्म दे रही हो तो अभी तो प्रीलिम ही पढ़ना है। और अभी एक लड़की है, उसका नाम है शिवांगी, उसका मैसेज भी आया था कल मुझे कि मेंस बहुत शानदार गया। उसने 5 अटेम्प्ट यूपीएससी के दिए और 5 में प्रीलिम नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। और उसने फिर यूपीपीसीएस दिया, प्रीलिम भी शानदार हुआ। उसने कहा कि बहुत हेल्प मिली उसको, स्टूडेंट थी वो। और मेंस फिर दिया, मेंस भी उसका बहुत शानदार गया क्योंकि उसको पता था कि भैया प्रोसेस फॉलो करना होता है। तो अगर आपने यूपीएससी के लिए इतने सालों से प्रिपरेशन किया है तो आप प्रीलिम पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और आपका होने की संभावना ज़्यादा है। और फिर मेंस में आपको एज मिलेगा लोगों से निश्चित तौर पे। गो अहेड विद योर प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम। बाकी किसी हेल्प के लिए टीम मेंबर से आप मदद ले सकती हैं, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है टेलीग्राम ID, यू कैन मैसेज देम एंड दे विल हेल्प यू। और कोई 2026 के लिए उनको चुपचाप मेंस पढ़ो। अलेक्जेंडर, तुम विजेता हो सकते हो लेकिन मेंस पढ़ो। 26 में है तो प्रीलिम में इधर नज़र भी नहीं आने का, या आना है तो आ जाओ, क्लासेस ले लो, बट चुपचाप मेंस पढ़ो। मेंस पूरा भागीरथ प्लस का पूरा कोर्स अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, वो सब लाइव हुई थी, रिकॉर्डेड अवेलेबल है, सारे कंटेंट अवेलेबल है, सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। चुपचाप जाके प्रिपरेशन करो मेंस की। अगले 2-3 महीने 4 महीने जम के मेंस पढ़ो, पूरा मेंस खत्म कर लो। प्रीलिम को भी थोड़ा थोड़ा साथ में 10-15% लेकर के चलो, फिर बाद में प्रीलिम पे फोकस करो। 2026 में अगर कोई अपीयर हो रहा है स्पेसिफिकली और बहुत सिंसियरली बोल रहा हूँ, मेंस पढ़ लो पहले, प्रीलिम के पीछे मत भागो। और कोई मित्र? और ज़्यादा हेल्प के लिए यू कैन मैसेज ऑन टेलीग्राम IDs। और कोई? तो 2025 के लिए अब क्या मेंस पढ़ना अभी बंद कर दें फिलहाल? बिल्कुल बंद कर दीजिए क्योंकि प्रीलिम बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, तो मेंस पढ़ना बंद कर दीजिए। मैं मेंस के लिए बहुत फेवर करता हूँ, लेकिन अब अगर 25 दे रहे हो इमीडिएटली स्टॉप द मेंस। हाँ, न्यूज़पेपर अगर किसी का मान लो मेंस हो गया है तो उसको न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। करंट अफेयर के लिए भी न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में जो सवाल होते हैं वो कंटेम्प्रेरी और करंट इशूज से ज़्यादा होते हैं, तो आपको फ़ायदा करेंगे। तो न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, करंट पढ़ते रहिए, लेकिन आप मेंस पढ़ना बंद कर दीजिए पूरी तरीके से। और क्या सवाल है? लॉजिकल गेसिंग की वीडियो यूट्यूब पर भी करवा दीजिए प्लीज़। आई कांट अफोर्ड। ओके, ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे, अभी तो शेयर किया। 4 घंटे के आसपास का वीडियो है। सर यू शेड्यूल फॉर करंट अफेयर क्लासेस। हाँ, मैं जानता हूँ करंट अफेयर के लिए आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। शेड्यूल ऐसे है कि पहले रिसर्च तो कर लूँ। लास्ट ईयर रिसर्च किया था PYQ के आधार पे, लेकिन उसने पैटर्न थोड़ा चेंज किया। तो इस बार मुझे लगता है कि जो 400 प्रश्नों का टारगेट रखा था वो कम था, नाकाफ़ी था। 700-800 प्रश्नों का पूल लेकर के चलना पड़ेगा। क्वेश्चन फंसे इसके लिए, तो थोड़ा सा समय दे दो।
मैं रिसर्च करता जाऊँगा, वीडियोज़ बनाता जाऊँगा, लेक्चर होता जाएगा, फिर उस पे क्वेश्चन देता जाऊँगा। लेकिन क्विज़ जो है वो कल से ही शुरू हो जाएगा। यानी रोज़ आपको क्वेश्चन तो मिलने शुरू हो जाएँगे करंट अफेयर के, लेकिन लेक्चर्स 1-2 दिन और लगेंगे, जब मुझे लगेगा हाँ, इस तरीके से पढ़ाया जा सकता है। अरे मुँह उठा करके किसी की मैगज़ीन पढ़ना थोड़े करंट अफेयर पढ़ाना है। कोई क्वेश्चन आंसर बक देना थोड़े करंट अफेयर पढ़ाना है। वो पढ़ाना है जो फँसे भी ना। अस्तित्व प्लस यू कैन आस्क फॉर अस्तित्व प्लस। आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आई डोंट एंडोर्स एनी कोर्स, आई डोंट एम्फसाइज टू ऑप्ट फॉर एनी कोर्सेस। आपको अगर चाहिए तो इंस्टीट्यूट के अपने हेल्पलाइंस हैं, नंबर्स हैं, उनके टेलीग्राम आईडीज़ हैं, यू कैन अप्रोच देम। अभी उन्होंने जो व्हाट्सएप है उसका भी फीचर इंस्टॉल किया है। एप्लीकेशन है, वेबसाइट पे जैसे आप जाएंगे वहाँ पे व्हाट्सएप का सिंबल दिखेगा, उस पर आप मैसेज करेंगे, इमीडिएटली आपको एआई और बाकी लोग भी हेल्प करेंगे। आप एप्लीकेशन पे भी मैसेज करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स आएगा। नहीं आता है तो फिर आप मुझे मैसेज कीजिए, क्लास में बताइए। आलोक सर, प्लीज़ मेक इट एज डेंस एज कॉम्प्रिहेंसिव। करंट अफेयर में मेरे व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत गुस्से में हूँ करंट अफेयर को लेकर के। क्यों गुस्से में हूँ? मेंस में जिस तरीके से मैं गुस्से में था इवेल्युएशन को लेकर के, तो लाइव इवेल्युएशन का एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आया था, और मेंस में कंटेंट की क्वालिटी पे काफ़ी काम किया था कि शॉर्ट में किस तरीके से स्मार्ट काम किया जा सकता है। प्रीलिम में मुझे लग रहा है कि हर कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा उठता है और करंट अफेयर में 2 मैगजीन 4 मैगजीन जो भी मार्केट में है उसको पढ़ाना शुरू कर देता है, और उसको लगता है वो करंट उसने पढ़ाया। तुमने करंट नहीं पढ़ाया, तुमने भोपू की तरह वो तो कमांड दे देंगे एआई को तो वो भी पढ़ देगा क्या लिखा हुआ है। तुमने जो लिखा हुआ था उसको पढ़ के सुना दिया। तुमने करंट पढ़ाया? तुमने कोई कोरिलेशन किया? तुमने कोई रिसर्च किया? तुमने प्रायोरिटीज फिक्स की? तुमने रटाया और लास्ट ईयर जैसे फेल हुआ वैसे फिर फेल हो सकता है। तो ये परंपरा बंद होनी चाहिए। लोगों की मैगजीन की दुकानें थी, आधी बंद हो गई हैं लास्ट ईयर। लोगों के रट्टा मारो जिंदाबाद आधी लास्ट ईयर बंद हो गई हैं, और बंद हो जाएंगी फिर से। वो नहीं करूंगा। तो मेरे लिए करंट अफेयर में सफल होना व्यक्तिगत तौर पर बहुत जरूरी है। अगर मैं करंट अफेयर में नहीं सफल हो पाता हूँ, ये मेरे लिए पैरामीटर है कि भाई जो लड़का बचपन से करंट अफेयर पढ़ रहा है, साल 2010 से आई एम रीडिंग द हिंदू एक्सप्रेस 2013-14 से, तो जो लड़का इस तरीके से न्यूज़पेपर में इंटरेस्ट रखता है, करंट अफेयर में इंटरेस्ट रखता है कि मैं मेंस पढ़ाता हूँ तो मुझे 10 साल 12 साल के इशूज याद रहते हैं, तब ये हुआ था तब ये हुआ था, समझता है, जबकि मैं कोई 2 जनरेशन पहले का नहीं हूँ, 1 जनरेशन भी पहले का नहीं हूँ। तो कुल मिलाकर के जब मुझे समझता है तो मैं करंट अफेयर में अगर मैजिक नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरा फेल्योर है। अगर करंट अफेयर में मैं फेल होता हूँ तो ये मान के चलता हूँ कि मेरी तपस्या में कमी रह गई। तो निश्चित तौर पे करंट अफेयर में मैं काम करूंगा और मदद करने की कोशिश करूंगा आपकी। सर एक्चुअली आई हैव एक करके, 1 मिनट भैया। गौरी हो गया, दिनेश सर 25 का मेंस तैयार नहीं है तो क्या 25 का प्रीलिम क्विट करके 26 अटेम्प्ट थोड़े काउंट होता है रे भाई, दे दो प्रीलिम। अब अगर तैयारी कर रहे हो, दे रहे हो तो दे दो प्रीलिम। प्रीलिम हो जाएगा तो यकीन करो कि मेंस के लिए जो बचे हुए समय होंगे उसमें मैं आपको पार करवा दूंगा। मैं जब कहता था कि तुम मुझे प्रीलिम दो मैं तुम्हें मेंस दूंगा, ये नारा दिया था ना प्रीलिम जब था, तो तुमने मुझे प्रीलिम दिया। जिन जिन लोगों ने दिया 450 लोग थे जो चैनल पे थे उनका हुआ था, और एक 250 से 300 के बीच में जो अस्तित्व में थे उनका हुआ था। तो जिन्होंने भी प्रीलिम के बाद मेंस में एनरोलमेंट किया, मुझे लग रहा है एक भी बच्चे से आप पूछ लो वो निराश नहीं दिखाई देगा। मजे की बात है कि इतने सारे लोग, मोर देन 800 पीपल एनरोल्ड इन भगीरथ प्लस, एंड ओनली 6 to 7 पीपल ऑप्ट फॉर रिफंड, क्योंकि 7 दिनों के अंदर 100% रिफंड की पॉलिसी थी, सिर्फ 6-7 लोग। तो ये दिखाता है कि उनको किस तरीके का सेटिस्फैक्शन था। उसमें से 2-3 तो कोचिंग वाले थे जिनको आना था, देखना था और डाउनलोड करके और कंटेंट लेके चले जाना था लास्ट में। तो अलेक्जेंडर दे दो, ठीक है। और अगर फेल हो जाओगे प्रीलिम तो फिर से मेंस पढ़ना, प्रीलिम फेल भी होगे तो भी मेंस पढ़ना, पास हो जाओगे तो भी मेंस पढ़ना, क्या दिक्कत। सर फॉर नाउ आई हैव टू फॉलो एनी कन्वेंशनल मैगजीन और जस्ट टोटली रिलाई ऑन यू। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पिछले साल भी यही कहा था कि मैं ये नहीं कहूँगा मत पढ़ो, पर तुम मुझे करंट पे भरोसा कर सकते हो, क्योंकि मेरा कोर जो टारगेट है, जो भयानक प्रहार करने वाला हूँ, करंट पे ही करने वाला हूँ। करंट अफेयर में अगर मेरा नहीं फंसा तो उनका नहीं फंसेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। अगर मैं फेल हुआ तो पास नहीं होंगे। अगर करंट में मैं अच्छा नहीं कर पाया तो अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनसे ज़्यादा डीप में रिसर्च करता हूँ, उनसे ज़्यादा डीप में पढ़ाता हूँ, उनसे ज़्यादा बेहतर समझ है। और जो दावे करते हैं ना कि अभी कुछ लोगों ने कमेंट किया यूट्यूब पे कि भाई तुम कह रहे हो कि मेरे यहाँ से आया, मेरे यहाँ से आया। अरे कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मेरे कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट से ज़्यादा अगर उनकी कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट में फंसा हो तो बताओ मीन्स। और मैंने तो बुकलेट में 50-50 प्रश्न दिए थे, वर्ड भी नहीं चेंज हुआ है। तुम किसी एक का भी ला करके दिखाओ ना मुझे, ये मत बोलो कि मेरे यहाँ से आया, तुम प्रूफ दो। तुम जिस तरीके से मैंने प्रूफ दिए हैं, चिपका करके ऊपर आयोग का क्वेश्चन नीचे हमारा क्वेश्चन, उस तरीके से आप प्रूफ दो ना। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन लाइव लेक्चर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जिस तरीके से रिसर्च कर रहे हैं करो ना तुम।
तो समस्या ये है कि क्लेम करना एक बात है और मेहनत करके क्लेम करना दूसरी बात है। अब भाई मेहनत की है, सफलता हासिल हुई तो क्लेम तो करूँगा ही ना, अपना अवार्ड क्यों नहीं क्लेम करूँगा? उस तरीके का पुरुषार्थ थोड़े करूँगा कि नहीं फल नहीं चाहिए, कर्म करूँगा फल नहीं चाहिए। क्यों नहीं फल नहीं चाहिए? करंट और इकोनॉमी, इकोनॉमिक सर्वे और बजट के सहारे कंप्लीट इकोनॉमी लास्ट ईयर सीरीज चलाई थी, बहुत पसंद आया था। वैसे ही सीरीज की कॉन्सेप्ट है, जो इकोनॉमी के करंट अफेयर होंगे जिन्हीं से ज़्यादा सवाल आते हैं, इकोनॉमी में सारे सवाल या अधिकतर सवाल करंट अफेयर से ही आते हैं, उनको उस सीरीज में कवर करेंगे और करंट अफेयर को भी कवर करेंगे। कोशिश रहेगी जुलाई के महीने में पिछले 3 महीनों का करंट अफेयर में कवर कर लो। मेरे लिए करंट अफेयर और पीवाईक्यू पहली प्रायोरिटी, ठीक है? तनाव न लो उसके लिए। हिंदी नहीं करवा पाऊंगा, माफ़ करना। GS 5-6 का आपका ऑनलाइन कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है ना एप्लीकेशन पे, यू कैन आस्क फॉर दैट यार। ये बेसिक चीज़ है जो टीम मेंबर हैंडल कर सकती है। कोई अगर मैक्रो लेवल पे कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। और कोई है? अब परिचित मित्र भी पूछ ले, ये सब तो नए नौजवान थे। सर एक डाउट है सर, कल एक्चुअली मैंने आपका लेक्चर देखा था GS टू संपूर्ण जो पॉलिटी का था, क्वेश्चन PYQ के थ्रू। सर वो 5 आवर्स में मैंने कंप्लीट कर लिया। मतलब मेन इशू मेरे को जो फील हो रहा है वो रिवीजन में दिक्कत हो रही है कि मतलब पूरा कंटेंट को आपने जिस क्रिस्प दिया है तो ऐसे ही आप हर सब्जेक्ट का दे दे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। 3-4 बार रिवाइज करूंगा तो कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप होता है। जो पॉलिटी था लास्ट ईयर भी बोल रहा था कि 4-5 लेक्चर में 70-80% पॉलिटी के क्वेश्चन फंस जाएंगे। अभी भी ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जा करके जो भी 7-8 लेक्चर पड़े हुए हैं छोटे छोटे एप्लीकेशन पे, उनको देखिए, पॉलिटी के सारे क्वेश्चन वहीं से आए। अब ये ऐसा नहीं कि मेरे साथ ऐसा है, कोई भी पॉलिटी के क्वेश्चन बना करके देगा, फंस जाते हैं, क्योंकि पॉलिटी के सवाल बहुत आसान आते हैं, प्रेडिक्टेबल होते हैं। ठीक, 15-20 मिनट की रिकॉर्डिंग एक हुआ करती थी जिसे मैं सुनता था, पीसीएस के प्रश्न फंस जाते थे पॉलिटी में। तो पॉलिटी में हर कोई झंडा गाड़ रहा है, उसमें मैं अकेला नहीं हूँ। तो पॉलिटी में ज़्यादा पढ़ना है, लक्ष्मीकांत पढ़ना नहीं है प्रीलिम के लिए, लक्ष्मीकांत प्रीलिम के लिए पढ़ना नहीं, मेंस के लिए कोई यूज है नहीं, उसका नॉनसेंस है। एक बच्चा का यूट्यूब पे देख रहा था, उसने कहा लक्ष्मीकांत बड़ा फायदा कर रहा है मेंस में। मैंने सोचा बेटा तुम्हारा रिजल्ट आया तो मैं जानना चाहूँगा तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा, तुमको मेंस में लक्ष्मीकांत बेनिफिशियल लग रहा है। मतलब मैं उत्साह देखता हूँ, जैसे मैंने भी मेंस दिए, बैक टू बैक दिए, इतने सारे दिए। मेंस के बाद निकलता था, रिवीजन करता था, चुपचाप अपनी पढ़ाई करता था। कोई यूट्यूबर मुंह में अगर माइक लगा देता था करके निकल जाता था। सिंसियर स्टूडेंट ही करते हैं। मैं देख रहा हूँ बकर करने वाले स्टूडेंट की प्रॉब्लम कि भाई एक पर्चा मेंस का दिया नहीं कि 15-15 मिनट तक ज्ञान उड़ेल रहे हैं, ऐसा पेपर था, वैसा पेपर था, ये कर लो। मतलब मैं सोच रहा हूँ कैमरा जी भी है, कैमरा दिखा नहीं कि मुंह घुसा दिया उसमें। अरे बेशरम, रिवीजन कर लो जाके, तुमसे ना हो पाएगा, आत्मुग्ध कहेंगे। अब मेरी तारीफ जिसने की होगी मैंने उसके लिए नहीं कहा है, कुछ लोगों ने यूट्यूब पे मेरी भी तारीफ की है कि हाँ मैंने वहाँ से गाइडेंस लिया, उनके लिए नहीं है, ठीक है? ये उनको छोड़ करके, नहीं तो बोलेगा इसकी तारीफ भी की और ये मुझे ट्रोल भी कर रहा है। तो ऐसे लोग हैं, है ना? क्या करें? और कुछ हाँ, तो आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब ये है कि जैसे हिस्ट्री में विजय सर ने पढ़ाया कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, वैसे हिस्ट्री में लास्ट ईयर हमने PYQ के सहारे कंप्लीट हिस्ट्री सोचा था, इस बार MCQ के सहारे कंप्लीट हिस्ट्री करेंगे। यानी जितने भी पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पाएंगे उनको फ्रेम करेंगे और उनको आकर के डिस्कस करेंगे। तो जैसे बुकलेट दिया था मेंस में, ऐसे ही कुछ MCQs के बुकलेट रेडी करूंगा ताकि उनके सारे आपका बेड़ा पार हो जाए, ठीक है? अब सर आप हर सब्जेक्ट का करवा देते तो बहुत बेनिफिट हाँ, तो रहता अरे सर। तो कराएंगे, बोला ना भाई, कराएंगे, मेहनत के पराकाष्ठा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बुकलेट जो मेंस में किया है वही एक कॉन्सेप्ट दिमाग में चल रहा है कि लास्ट मिनट में मेरे 2-2 3-3 घंटे की रिकॉर्डिंग हो, जिसमें इंपॉर्टेंट जितने भी सवाल हैं उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, उनसे रिलेटेड थीम, उसको करके अगर आप जाएं तो औरों से थोड़ा सा आगे रहें, ठीक है? हालांकि प्रीलिम जो है थैंक यू। वो कम प्रेडिक्टेबल है, मेंस बहुत प्रेडिक्टेबल है। मेंस में जो लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं उनकी अयोग्यता है, उनका अनुभव नहीं है। जिन्होंने कभी ज़िंदगी में मेंस में परफॉर्म भी नहीं किया है, फेल भी कर गए हैं, वो लोग कहते हैं मैंने मेंस बनाया, मैंने मेंस बनाया। तो खैर उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जो लोग अच्छा भी कर रहे हैं फिर भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मेंस बहुत प्रेडिक्टेबल है, प्रीलिम कम है, ठीक है? तो प्रीलिम में आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, आपको लेंथ ज़्यादा कवर करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? 3 महीने आप 6 महीने बनाएंगे तो ही काम होगा, है ना बाबा? है ना, है ना, है ना? इट्स ऑलरेडी ऑनगोइंग। इंद्रधनुष के बारे में बता दूं क्या है कि एक बार किसी का साथ मिला तो उसको बीच में तो छोड़ना नहीं है। जिन्होंने भागीरथ प्लस में एनरोल किया था उनको प्रीलिम का बैच फ्री में दिया गया, और ऐसा नहीं कि उनको वादा किया गया था, उन्होंने प्रीलिम फेल कर दिया तो उनका साथ थोड़ी छोड़ना है, उनका साथ नहीं छोड़ना था, इसलिए ऐसा किया गया। जो भी इंद्रधनुष में एनरोल कर रहा है उसको 2024 का जितना भी लेक्चर है, कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट है, स्मार्ट कंटेंट है, टेस्ट सीरीज है, सारा उनको मेंस का उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रीलिम पूरा 2025 का दे दिया जाएगा। जब 25 का मेंस शुरू होगा कोर्स, तो 25 का पूरा मेंस उनको कोर्स दे दिया जाएगा।
अगर 26 के लिए ले रहे हैं तो 24 का पूरा दे दिया जाएगा, 25 का पूरा दे दिया जाएगा, 26 का पूरा दे दिया जाएगा। यानी कि 25 के लिए लेंगे तो 24 भी मिलेगा, 25 भी मिलेगा, 26 के लिए लेंगे तो 24 भी मिलेगा, 25 भी मिलेगा, 26 भी मिलेगा। कोई समस्या नहीं, क्योंकि अंत में उद्देश्य है कि तुम जब तक पास ना हो जाओ, जो भी तुम्हारा टारगेट ईयर है उस साल तक तुम्हारी मदद की जाए, वो टारगेट है। ठीक, तो 26 में भी करना है तो भी एनरोल ना हो, 25 में भी करना है तो भी एनरोल ना हो। 27 की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 27 के लिए उसके पहले हो सकता है बहुत कुछ चेंजेज हो जाए, बहुत कुछ पैराडाइम शिफ्ट हो जाए। इस बार ही नहीं, जब एथिक्स में पढ़ा रहा था लास्ट ईयर फाउंडेशन बैच में, तब भी कहा था कि एथिक्स यूपीपीसीएस का 2023 का यूपीएससी के 2023 के एथिक्स से ज़्यादा बेहतर था। ठीक है, और 24 में वो और बेहतर हो गया, 24 में और बेहतर हो गया। तो ये बात मैंने 1 साल पहले कह दी थी कि यूपीपीसीएस इज गोइंग वे अहेड टू यूपीएससी। और क्यों? उसके पीछे बहुत कॉमन सेंस। यूपीएससी पूछता है केस स्टडी, और केस स्टडी होते हैं बहुत बड़े, तो पॉसिबल नहीं है कि यूपीएससी जो थेरेटिकल क्वेश्चन है उसमें एक लेवल के बाद बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन फ्रेम कर पाए। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं बचेगा, पेपर छूट जाएगा सबका। केस स्टडी बहुत लंबे होते हैं। यूपीपीसीएस में एक छोटी सी पिद्दी सी केस स्टडी आती है, बाकी सब थेरेटिकल होते हैं। तो निश्चित तौर पे यूपीपीसीएस का स्टैंडर्ड एथिक्स में हमेशा बेहतर रहने की उम्मीद है, बशर्ते पेपर सेटर ही फालतू ना हो। हाँ सांभी बोलो। सर पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने आपके कुछ सिंगल सब्जेक्ट कोर्सेज किए थे मेंस के लिए, और उनका मेंस बहुत अच्छा हुआ, और उन्होंने ही मुझे रेफर किया प्री और मेंस के लिए आपके कोर्स में। और सर दूसरी बात, ये लास्ट ईयर का मेरा प्री कुछ करंट अफेयर्स और कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस की वजह से रह गया था। आई थिंक 5-6 करंट अफेयर्स ठीक हो जाता तो हो जाता, बट इस बार मुझे हिस्ट्री में बहुत ज्यादा डर लग रहा है सर। मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो गया हिस्ट्री को लेके, जिस तरीके के कुछ क्वेश्चंस थे। तो पहली चीज़ तो बधाई आप पति पत्नी दोनों को कि दोनों देश सेवा में जा रहे हैं। और दूसरा कि उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, तो पत्नी को तो गलत कोई सजेशन देगा नहीं, तो उनको पति को धन्यवाद। नाम नहीं पूछूंगा उनका मैं, बस उनको धन्यवाद। उन्हीं के उससे कर लेना, तो तुमको अलग से क्यों करना है? उन्हीं के उससे कोर्स से कर लेती, बट ठीक है। इफ हाँ सर एक्चुअली मेरे 2 छोटे बच्चे भी हैं, तो प्रायोरिटी मेरे हस्बैंड की थी लास्ट ईयर। इस साल मेरी प्रायोरिटी है कि उनकी मेंस के बाद मेरी प्रायोरिटी मेरा स्टडी। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस। बाकी हिस्ट्री का समस्या छोड़ दो। तुमने विजय सर का लेक्चर देखा? एक बार उसको देख लो, थोड़ा बेस बिल्डिंग हो जाएगा। उसके बाद में एमसीक्यू के सहारे कंप्लीट करेंगे उसे। ठीक है, डोंट वरी, तनाव मत लो, पास हो जाओगे, है ना। बाकी पतिदेव हैं ही गाइड करने के लिए, डोंट वरी। और कोई मित्र? बोल भाई। 6 महीने मिलना नहीं हुआ प्रीलिम वालों से, तो सवाल नहीं है, तो ये तो बहुत। करंट अफेयर में कितना पीछे था? क्या आशीष? सर कह रहा हूँ करंट अफेयर में कितने पीछे तक जाए? 4 महीने, आई थिंक 4-5 महीने। ओके। हेलो। बोलो। हाँ सर, वो कह रही थी जैसे आपने बोला कि प्रीलिम्स के लिए वो मतलब पीडीएफ जो भी आप प्रोवाइड करते हैं, क्लासेस लेते हैं, उसके थ्रू हो जाएगा, तो कोई एडवांस बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है? करंट अफेयर के लिए ना? नहीं, ऑल सब्जेक्ट्स। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है, मतलब पढ़ के रखा है। क्या फिर से उसको रिवीजन में डाले, या उसको प्रायोरिटी दे, या फिर पीडीएफ और लेक्चर्स को प्रायोरिटी, मतलब एक बार आप क्लियर कर दीजिए। हिस्ट्री ज्योग्राफी एक बार देख लो, ठीक है। बाकी मैं करवा दूंगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी मैं करवा दूंगा, मतलब ज्योग्राफी किसी दूसरी फैकल्टी के द्वारा करवाऊंगा। बाकी सब्जेक्ट भी हो जाएंगे, लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी क्यों कह रहा हूँ, इनका वेटेज एक्चुअली ज़्यादा है, और इनमें थोड़े से कई बार क्या होते हैं ना कि इंटरलिंकेजेस ज़्यादा होते हैं, कई बार थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है। तो बेटर होगा एक बार जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो। अगर नहीं पढ़ा तो छोड़ दो, बट पढ़ा है तो रिवाइज कर लो। नहीं सर, मैंने ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी ही मतलब रेफर की है, दोनों 11th-12th की। और हिस्ट्री के लिए जैसे रामचरण शर्मा, मतलब जो भी यूपीएससी के बुक अरे कुछ ज़्यादा ही, है वो रिया सारे कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया तुमने तो रिवाइज हो पाएगा क्या टाइम पे? एक काम करो, स्पेक्ट्रम देख लो एक बार, और बहुत तेजी के साथ, प्रॉपर नहीं बहुत हुई है बहुत मेरी। तेजी के साथ देख लो, फटाफट देख लो लेंथ में। और जो भी ज्योग्राफी के लिए आपने एनसीईआरटी वगैरह किया वो देख लो, बस इतना काफ़ी। ओके सर, थैंक यू। क्या कह रहे हो? 1 मिनट अलेक्जेंडर। यूपीएससी में मेरा सोशियो ऑप्शनल था। ओके,
थिंकर पीसीएस में, जीएस में सोशल इश्यूज, मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो। अच्छा ओके, इसके थिंकर जो हैं वो सोशल इश्यूज में हाँ डाल सकते हो, लेकिन बदबू नहीं आनी चाहिए कि ऑप्शनल या अपना बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन उड़ेल रहा है। क्योंकि जो सोसाइटी है, सोसाइटी का जब कंटेंट डेवलप हो रहा था तो वो कंटेंट डेवलप कर रही थी स्नेहल मैडम, जो हमारी फैकल्टी भी थी। उनका सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, उन्होंने यूपीएससी इंटरव्यू दिया था, तो सोशियोलॉजी उनकी अच्छी भी थी। मैंने उनको स्पेसिफिकली बोला था जहाँ ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, वहीं थिंकर्स को कोट करने का। मैंने भी सोशियोलॉजी ऑप्शनल ट्राई करने की कोशिश की थी, और होलोहान, क्या नाम उसका, वो बुक जो है मोटी वाली, अ, अ, तुमको पता होगा क्या नाम है उसका, होलो क्या है, अलेक्जेंडर बताओ बुक का नाम। हाँ, हॉलम्बस ही है। तो उसको ट्राई करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है सोशियोलॉजी के लिए, वो बिल्कुल भी तभी यूज करना है जब बहुत ज़रूरी हो, नहीं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसको लग सकता है कि भाई इसका ऑप्शनल रहा होगा या इसका बैकग्राउंड रहा होगा, ग्रेजुएशन में उड़ेल रहा है। नहीं करना है, वो बहुत ऑर्गेनिक लगनी चाहिए। ठीक है, 2-4 जगह यूज कर सकते हैं। और कोई? और कोई मित्र? अंजलि बताओ क्या समस्या है? मैसेज देखा आपका। सर सॉल्व हो गई वो समस्या। अच्छा, हो गया सॉल्व? और मुझे मैसेज भी आ गया सर वो। ठीक है, और कोई समस्या नहीं बची ना? ठीक है, नहीं, आपने सारे आंसर पहले ही दे दिए। ओके। वर्तिका, सुनील जी, शिवली खान, आप सर आप जो करंट अफेयर्स मतलब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे उसका पीडीएफ जो होगा आप पहले दे देंगे, एक बार हम पहले ही पढ़ लें, उसके बाद आप पढ़ाएं तो। अभी अपने पास संसाधन है, समय भी है, पहले देने की कोशिश करेंगे। मेंस में भी कोशिश करते थे, कभी अगर पहले नहीं भी दे पाए तो भी आपके पास इनफ टाइम रहेगा, बट कोशिश करेंगे पहले देते। ठीक है, वादा नहीं कर सकता कि आपको हमेशा पहले मिल जाएगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है मुझे 10 बजे क्लास लेनी है और मैं 9 बजे फाइनल कर पाया हूँ। ठीक है, बट कोशिश करेंगे पहले देते। ठीक है, ओके सर। सर बाकी अदर सब्जेक्ट के तो आप बोल सकते हैं कि पहले वो दे दें हमें, तो हम थोड़ा बहुत पढ़ लें। पॉलिटी पे और हिस्ट्री पे मुझे जो भी एमसीक्यूज और काम करने हैं ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, काम करना शुरू भी कर दिया है। तो प्री के बहुत से, कौन सा पीडीएफ नहीं मिला दिनेश जी बताओ, मैं नोट कर लेता हूँ। कौन सा पीडीएफ नहीं मिला अभी तक? हिस्ट्री और साइंस में क्या नहीं मिला आपको? हिस्ट्री में मेडुअल का कोई पीडीएफ नहीं पड़ा है। हिस्ट्री में मेडाइवल नहीं मिला आपको, और मेडाइवल अभी चल रहा है? मेडाइवल अभी चला अंजलि, मेडाइवल शुरू हुआ है नहीं शुरू हुआ अभी? सर मतलब कुछ चीजें तो सर ने कंप्लीट करा दी है, अभी तो वो एंसेंट करा रहे थे। मेडाइवल का पीडीएफ नहीं अपलोड हुआ कंटेंट का? नहीं सर। ठीक है, और क्या नहीं हुआ? सर हिस्ट्री स्टार्ट हुआ और साइंस बाकी तो अभी कुछ भी उन्होंने नहीं कहा हुआ। हिस्ट्री के पीडीएफ नहीं अपलोड हुए हैं, तो ठीक है, बाकी तो होता ही रहेगा। तो हिस्ट्री का मेडाइवल नहीं हुआ है, बाकी हुआ है। साइंस के सारे हो गए पीडीएफ अपलोड? हाँ अभी तक जितना हो गया है वो तो साइंस का करा दिया मैम ने, उतना हो साइंस की गया। पीडीएफ में पीवाईक्यू भी है और बड़ा कलरफुल, थोड़ा समझने में आसानी है, तो आई थिंक ये सर साइंस का बहुत अच्छा है, मतलब नोट्स जो भी पीडीएफ है। ठीक है, फाइन, करते हैं। बाकी कुछ रहेगा तो रोज मिलते ही रहेंगे, अब तो रोज ही मिलना है, अगले 100 दिन तुम्हारे नाम। ठीक है, चलें फिर। यस सर। मेंस एग्जाम वेट फील वुड बी हैव बीन मोर बेनिफिशियल इफ आई ज्वाइन यू अर्लियर। अरे हाँ ना, मैं भी सोचता हूँ कि मुझे कुछ चीज़ें पहले मिलती तो बहुत अच्छा होता, पर ठीक है, कई बार समय पे नहीं मिल पाती, क्या करोगे? हाँ, हम लोग उसी पर नोट कर लेते हैं एक्स्ट्रा जो सर लोग बोलते हैं। तो विवेक जी सीसेट तो कराएंगे ही, अब सीसेट भी लोग फेल होने लगे हैं यूपीपीसीएस में, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, बिल्कुल। सर अगर पीडीएफ का पहले मिल जाए क्लास के, तो हम लोग उसी पर जो सर लोग एक्स्ट्रा बोलते हैं उसको नोट करने में आसानी होती है वहीं पास में ही। मैं आपकी चिंता समझता हूँ भाई, ठीक है, कोशिश करेंगे, विल ट्राई माय बेस्ट, कोशिश करूँगा, देखते हैं। अभी है अपने पास समय, तो कर लूँगा कम्युनिकेशन के क्वेश्चन। ठीक है, करते हैं अलेक्जेंडर, नोटेड। सीसेट है अपने प्लान में, अब काम करना है, कम से कम करंट अफेयर फतेह करने दो, पीवाईक्यू फतेह करने दो,
एक आध ब्लॉक खत्म हो जाएगा तो बोझ कम हो जाएगा। तुम्हें जितना डर लग रहा होगा ना, उससे ज़्यादा मैं दबाव में हूँ। और तुम्हारे सामने आज आ रहा था तो डर रहा था कि कितने कठिन सवाल पूछोगे, हो सकता है डांट भी दो। तो सोच रहा था कि तुम डांटो इससे पहले मैं ख़त्म कर लूँ पढ़ाना वढ़ाना, तो लास्ट में रखता हूँ। तो अच्छा हुआ आप लोगों ने माफ़ किया, उदार हो आप लोग, बट ठीक है। अब अंत में क्या है ना कि मेंस वालों का साथ पकड़ा था, उनका कैप्टन था, उनको अंतिम तक नहीं ले जाता तो भी गिल्ट होता। बीच में बीमार हो गया तो थोड़ा एफिशिएंसी कम हो गई, और करना ही था। तो जैसे प्रीलिम है, अब प्रीलिम में तुमको अंत तक लगा रहूँगा, लड़ता रहूँगा, करना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर पता लगेगा मेंस भी छोड़ देता आधा, इधर भी आ जाता। इधर टीम काम कर रही थी, हो सकता है कुछ कमियां रह गई हों। अभी तो दिन रात प्रीलिम 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 चलता रहेगा। ठीक है, करेंगे, करे वो लड़े वो जीत वो। चलो ठीक है, चलें फिर। शुभ रात्रि। कुछ रहे तो मैसेज कर थैंक देना यू। मैत्री चैट में, विल थैंक यू रिप्लाई। सर, गुड